वो शरद पवार जो ये जानते थे कि उनकी पार्टी में बगावत होकर रहेगी, उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि उनकी पार्टी का वो हश्र होगा कि लोगों को उद्धव ठाकरे की शिवसेना याद आने लगेगी। 4 बार एनसीपी और बीजेपी के बीच में कुछ न कुछ वार्तालाप हुई है, डायलॉग हुआ है कि क्या हम साथ आ सकते हैं। क्या 2012 में बातचीत हुई थी? हाँ हुई थी। 2014 में बातचीत हुई थी? हुई थी। 2017 में बातचीत हुई थी? हुई थी। 19 में हुई थी? हुई थी। 2022 में कोशिश हुई थी, वो भी हुई थी, एनसीपी और बीजेपी साथ में आए। 1999 में भी कोशिश हुई थी कि बीजेपी और एनसीपी साथ में आए। आपके अंडर किसी को आपने देखा है छोटे बच्चे से बड़े होते हुए, और फिर वो बड़ा इतना बड़ा होता है कि आपको पूछने लगता है यार आपकी तो उम्र बन गई, आप तो रिटायर हुई है। ये हमारे महाराष्ट्रन कल्चर में और देश के कल्चर में बड़ी विचित्र चीज है कि आप किसी अपने बुजुर्ग को इस तरह से नहीं कहते। और मुझे उस दिन लगा पवार साहब बहुत हर्ट थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा वो अभी नहीं कह सकते। उसके बाद अलायंस टूट भी सकता है इन तीनों का। पार्टी बदलो, आइडियोलॉजी बदलो, लेकिन चेयर मत बदलो, ये सबसे अहम चीज चल रही है। मुंबई में बड़ी चर्चा है कि पवार का ये प्लान बी है कि प्लान ए है महागठबंधन के साथ जाओ, लेकिन अगर 2024 में कहीं चुनाव हार जाते हैं बुरी तरह से और बीजेपी आती है तो कम से कम हमारे कुछ लोग दूसरी तरफ हैं। जिस सासुमा के लिए उन्होंने घर छोड़ा, वही सासुमा उनको जब बंटवारा हुआ वही सासुमा उनके साइड में आ गई। शरद पवार की एक खासियत है कि वो फाइट करते हैं अप टू अ पॉइंट, लेकिन अगर जीत नहीं होती तो स्टेप बैक भी कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, और इसी वजह से ही इज अ पॉलिटिकल सर्वाइवर। तो एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी क्योंकि उद्धव ठाकरे हमेशा घर पे रहते थे। तो कभी बाहर नहीं आते थे, टाइम नहीं देते थे। अभी अजित पवार ने पार्टी तोड़ी क्योंकि शरद पवार हमेशा एक्टिव रहते थे। वो शरद पवार जिनके राजनीतिक दांवपेच की कस्में मुंबई के साथ साथ दिल्ली में भी खाई जाती थी, वो शरद पवार जो देश के प्रधानमंत्री ही बनने वाले थे अगर एक खबर मीडिया में लीक न हुई होती, वो शरद पवार जो ये जानते थे कि उनकी पार्टी में बगावत होकर रहेगी, उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि उनकी पार्टी का वो हश्र होगा कि लोगों को उद्धव ठाकरे की शिवसेना याद आने लगेगी। क्या शरद पवार वाकई पुत्र मोह के चलते ये दिन देख रहे हैं, या फिर इस टूट के कारण लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी में भी खोजे जा सकते हैं? और जब टूट से भाजपा गठबंधन की सरकार में विधायक बढ़े हैं तो ये क्यों पूछा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का करियर यहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ? सवाल ये भी है कि क्या महाराष्ट्र वो आखिरी राज्य है जहां ये हुआ, या फिर बिहार में भी एक या अनेक अजीत पवार हैं जिन्हें लेकर बड़े बड़े मठाधीश नर्वस हो गए हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिन बदलावों के कयास लगाए जा रहे हैं उससे पहले क्या बिहार में भी कुछ होने वाला है? नमस्ते, मैं हूं निखिल और इन्हीं सारे सवालों के जवाब की खोज में आपका साथ दूंगा नेता नगरी में। अगर आपको पता चले जैसा हमने आपसे वादा किया था, पहले सत्र में हमें बात करनी है महाराष्ट्र की, जहां पे एक पार्टी जो कुछ समय पहले तक के सरकार में थी, एनसीपी, उसके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 2 नेशनल प्रेसिडेंट्स, 2 स्टेट प्रेसिडेंट्स, 2 चीफ विप पार्टी के हो गए हैं और अब दोनों फैक्शंस एक दूसरे के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिक्कत सिर्फ एनसीपी को महसूस हो रही है, बाकी पार्टियां, बाकी स्टेक होल्डर्स भी जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा पसीना तो आ रहा है। वो लोग भी अपने यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर शिंदे ने भी कर ली है अपने लोगों के साथ में। उनकी कुछ चिंताएं थी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी अश्योर किया गया है कि आपके हितों को कोई धक्का नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और फिर इस सारे खेल में जो पोल पोजीशन पे पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो सबसे आला वहाँ पे लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके भविष्य को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि अब उनको एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ में शेयर करना पड़ेगा महाराष्ट्र में, जो उनके पास में ताकत थी। इन सारे विषयों को समझने के लिए, इनमें से किस तरह के पैटर्न्स निकल रहे हैं, उनके लिए हमने 3 मेहमानों को दावत दी है। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराते हैं। रादीप सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया टुडे टीवी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दूसरे मेहमान हमारे साहिल जोशी, मैनेजिंग एडिटर इंडिया टुडे और संपादक हैं मुंबई तक के, मुंबई से हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। तीसरे मेहमान हमसे अब कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, सुधीर सूर्यवंशी, जर्नलिस्ट हैं, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के, नेता नगरी के दर्शकों से पहले भी मिल चुके हैं, इनकी किताबें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे आई हैं। सर, प्रेसिडेंट्स तो ये डिमांड करता है कि हम रादीप सर से पहले पूछें, लेकिन साहिल सर, हम क्योंकि आप मुंबई में हैं, हम पहले आपसे जानना चाहते हैं कि अभी भी कुछ होना बाकी है क्या? पॉलिटिक्स में कभी भी कोई चीज रोल आउट नहीं की जा सकती, और नेताओं को भी ये पता है कि सारी जगलरी करने के बाद आखिरकार लोग तय करते हैं कि जो नेताओं ने किया हुआ है, जो जगलरी की हुई है, क्या वो उनको पसंद आई है कि नहीं आई, ये लोग तय करते हैं। अगर उनको पसंद आया होगा कि 2014 में जो विलन नंबर 1 थे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के, बीजेपी द्वारा बनाए गए,
जिसमें सिंचाई घोटाला हो, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला हो, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज का के घोटाले के नाम पर जो बातचीत चल रही थी, वो सारे चीज में विलन नंबर 1 थे अजीत पवार। अजीत पवार इससे पहले कई बार खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो चुके हैं कि कब तक मैं सहन करूं इस तरीके के आरोप। और ये आरोप करने वाले कौन थे? बीजेपी के नेता थे, किरीट सोमैया थे, या बाकी बीजेपी के नेताओं ने इस सब चीज के बारे में बातचीत की थी। अब उनके साथ में वो सरकार बना रहे, क्या ये महाराष्ट्र के जनता को पसंद आया? ये तो चुनाव में पता चलेगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ होना बाकी नहीं है, और बहुत कुछ होना बाकी है। अगर लोग इस पर मोहर लगाते हैं तो इसका मतलब ये कि ये पॉलिटिक्स लोगों को मंजूर है, और इसी तरीके की पॉलिटिक्स इसके आगे भी हमको देखने मिल सकती है। देखिए, हर चीज का ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि विपरीत आइडियोलॉजी के लोग कभी इससे पहले एक साथ नहीं आए हुए, देश की पॉलिटिक्स में आए हुए हैं। पूरा जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट जो 1978 में हुआ था, या उससे पहले संयुक्त विधायक दल की सरकारें यूपी या बाकी इलाकों में बनी थी, वो इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट की तरफ बनी थी, जब अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आकर साथ में बैठे हुए थे। लेकिन उस साथ में आकर बैठने के लिए हमेशा आपको कोई एक आइडियोलॉजिकल कारण देना पड़ता है, उसके पीछे का कारण देना पड़ता है। राइट। अभी उसमें ये कारण हो सकता है कि जो एक बड़ा ताकतवर प्लेयर है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, उसके लिए हमको एक आना पड़ रहा है। हमें मतभेद है, लेकिन फिर भी हमको उसके लिए साथ आना पड़ रहा है। या फिर कभी आपको ये कहना पड़ता है कि नहीं, ये आइडियोलॉजी के खिलाफ हो रहा है, देश की आइडियोलॉजी के खिलाफ हो रहा है, इसके लिए हमको एक साथ आना पड़ रहा है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको लोगों को ये बात समझानी पड़ती है, तो ये बात खत्म नहीं होगी मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से ये बात अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि कुछ चीजें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ चीजें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अजीत पवार बीजेपी के साथ जाएंगे, ये इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन का सर्वे जनवरी में आने के बाद से लगातार हम कह रहे हैं कि थर्ड पार्टनर की जरूरत हमें लगेगी। ये मैंने मुंबई तक पे कहा, ये इंडिया टुडे पे कहा, और लंदन टॉक पे भी हमने जब भी इस तरीके का डिस्कशन किया हुआ है तब भी हमने ये बात कही हुई है। तो इस पे कोई अचरज की बात नहीं थी कि ये कभी ना कभी होगा, ये साफ नजर आ रहा था। इसके बहुत सारे इंडिकेशन मिल रहे थे राइट फ्रॉम द डे जब अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे, जब वो नेता विपक्ष बने, उसके बाद एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो असेंबली का सेशन शुरू हुआ, वहां पर जो उनका पहला भाषण था उसमें उन्होंने कह दिया कि अरे अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उनको बनाना था तो हमको ही कह देते, हम ही आपके साथ चले आते, मैं भी मुख्यमंत्री बन जाता। तब वो मजाक में लिया गया। लेकिन नेता विपक्ष को इस तरीके से ये कहना, ये बड़ा मतलब इस तरीके की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे नहीं लगता कि लेबर पार्टी का नेता सामने लिबरल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता को ये कहता है कि देखिए अगर आप मुझे कह देते तो मैं ही आपके पास चला जाता और ऋषि सुनक की जगह पे मैं ही प्राइम मिनिस्टर बन जाता। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन इंडिया में ये चलता है, भारत में ये सब कुछ चलता है। एनीवे, तो मुद्दा ये है कि इसके कई सारे इंडिकेशन मिल रहे थे। नेता विपक्ष होने के बावजूद भी अजीत पवार का विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर का परफॉर्मेंस, बीजेपी के आला नेता हो या खुद एकनाथ शिंदे पर कभी कभार वो टिक्का टिप्पणी कर देते थे, लेकिन बीजेपी के आला नेताओं पर बड़े से बड़े मुद्दे पर वो कोई भी चीज कहने से कतरा रहे थे। आगे जाकर हमने ये भी देखा कि इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे, खास करके कभी प्रधानमंत्री की डिग्री का मुद्दा हो या बाकी कोई मुद्दा हो, उस पर तो वो सपोर्ट कर देते थे कि इस तरीके से बात करना गलत है, ये इस तरीके से बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो उसके इंडिकेशन खुद अजीत पवार दे रहे थे, उसके इंडिकेशन साफ तौर पर नजर आ रहे थे, और बचा खचा उसका जो एनालिसिस है वो मूड ऑफ द नेशन के सर्वे ने साफ कर दिया था कि देखिए थर्ड पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। 40% तक का वोट शेयर बीजेपी को शिंदे, एकनाथ शिंदे साथ में आने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है, और उसी के आधार पर यह बात हुई है। तो ये अभी हुआ है, सरकार स्थापन होने के बाद भी लोगों को लेकर आए हैं। बीजेपी को लग रहा है कि इससे कम से कम लोकसभा में वो 40% का जो वोट शेयर वाला जो उनको तकलीफ हो रही थी वो पार कर पाएंगे। 40 सीटों से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीत कर ला पाएंगे। हो सकता है कि 48 के 48 सीटें जीत कर लाए, और अगर एक आध दूसरी सीट उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई निकल जाएगा, तो हो सकता है कि आगे इस तरीके से होलसेल में नहीं लेकिन रिटेल में कहीं ना कहीं लोगों को साथ में लाना, ये चलता रहेगा लोकसभा चुनाव तक, कि कहीं पर कोई एक कैंडिडेट बड़ा स्ट्रांग है उसको लेके आओ और उसको चुनाव में खड़ा करो। ये बात, ये स्ट्रेटेजी साफ नजर आती है। तो ये जरूर होगा, लेकिन आखिर में लोगों को ये पसंद आया है कि नहीं आया है, ये लोकसभा चुनाव
और उसके बाद होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में साफ निकल कर आएगा। तो ये बात खत्म नहीं होगी मेरे ख्याल से। राजीव सर, हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसे साहिल सर ने कहा कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे के बाद में उनको एक बिल्कुल हिंट मिल गया था और उनको जो डाटा था वो बता रहा था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि एक थर्ड पार्टनर की ज़रूरत है। हम ये जानना चाहते हैं कि पवार सीनियर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर रहते हैं, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल सर्कल्स में, उनका एक कान ज़मीन पे भी रहता है कि माहौल क्या चल रहा है, हवा किस तरफ बह रही है। क्या वो इस बात को एंटिसिपेट कर पाए थे कि उनके भतीजे इस तरह का स्प्लिट कर सकते हैं? क्या उनको इस बात का कोई अंदेशा था कि ये होगा? अगर था तो उनकी तैयारी क्या थी? क्योंकि अभी जिस तरह से हम चीजें होते हुए देख रहे हैं, अजीत पवार का जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरह के नंबर्स वो शो कर रहे हैं, वर्टिकल स्प्लिट के लिए पूरे नंबर तो नहीं लेके आ पाए हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस उसी तरह का है कि ये जो चीज थी वो हो गया है, जो म्यूजिकल चेयर था उसमें चेयर मेरे पास आ गई है। पवार सीनियर अब इसको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वही उनके पास एक रास्ता है। निखिल भाई, अमित शाह के अल्फाज में क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी इसकी क्या है? देखिए, पिछले 8 सालों में 2014 को ले, जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार सत्ता में दिल्ली में आते हैं, ऐसे में ऐसी जानकारी है कि करीब 4 बार 2014 में, 2017 में, 2019 में महाराष्ट्र चुनाव के बाद और 2022 में, जून 2022 में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद, एकनाथ शिंदे के स्प्लिट, शिवसेना को तोड़ने के 1 हफ्ते पहले 4 बार एनसीपी और बीजेपी के बीच में कुछ ना कुछ वार्तालाप हुई है, डायलॉग हुआ है कि क्या हम साथ आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा था, 4 बार, और उन चारों बार शरद पवार को इनकी जानकारी थी। और प्रफुल्ल पटेल तो कह भी रहे हैं कि जब मैं अपना मेमोयर लिखूंगा तब मैं बताऊंगा कि किसने कब कब बात की है और देश हिल जाएगा, ऐसा उनका दावा है। देखिए, प्रफुल्ल पटेल जो भी कहे, प्रफुल्ल पटेल की एक बात तो साफ है, 2014 से अगर आप प्रफुल्ल पटेल से कभी भी बात करते, वो तो कहते, वो तो तुरंत कहते नहीं, हमें तो जाना चाहिए बीजेपी के साथ। तो प्रफुल्ल पटेल पिछले 8-9 सालों से तो इस बात पर पीछे अड़े हुए हैं कि एनसीपी को बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है बीजेपी अब नंबर 1 सत्ताधारी पार्टी देश की बन गई है। प्रफुल्ल पटेल उस तरह से आप कह सकते हैं, ही इज अ पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर, वो बिजनेसमैन है। उनके पिताजी बड़े बीड़ी किंग हुआ करते थे और प्रफुल्ल पटेल की भी बहुत बिजनेस इंटरेस्ट है, तो वो एक बिजनेसमैन की दृष्टि से देख रहे थे कि क्या फायदा हो सकता है। मैं ये भी बताऊं आपको कि 2017 में जब अहमद पटेल का चुनाव हुआ था राज्यसभा के लिए, तब 2 एनसीपी एमएलए गुजरात के थे। यह कहा जा रहा है उन्होंने क्रॉस वोट किया था, उसमें एक बॉस्की पटेल थे, और यह भी कहा जा रहा है तब अमित शाह ने प्रफुल्ल पटेल को कांटेक्ट किया था और प्रफुल्ल पटेल को कहा था, क्योंकि वो एक बड़ा प्रेस्टीज फाइट था उस समय भी, कुछ एनसीपी के एमएलए ने, 2 थे गुजरात में, उन्होंने क्रॉस वोट करके बीजेपी को समर्थन दिया था। प्रफुल्ल पटेल का हाथ माना जाता है, ऐसे कांग्रेस का कहना है कि प्रफुल्ल पटेल इसके पीछे थे। अब आते हैं शरद पवार पर। देखिए, 2000, जैसे मैंने कहा, 4 बार दोनों के, इन दोनों बड़े पार्टियों में, एनसीपी रीजनल, बीजेपी नेशनल, इनमें ये डायलॉग हुआ था। 2017 में यह भी कहा गया था कि बीजेपी ने कहा था हम सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाएंगे, आप चलिए हमारे साथ। 2019 में तो प्रेस रिलीज तैयार थी, ये कहा जा रहा है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, कौन पालक मंत्री बनेगा, इसकी लिस्ट बनाई गई थी। और बीजेपी का कहना है कि लास्ट मिनट पर शरद पवार ने हमको धोखा दिया और वो चले गए शिवसेना के साथ और कांग्रेस के साथ और महाविकास आघाड़ी बनाई। इस पूरे चित्र में 2023 में आई है। 2023 में, जैसे साहिल ने कहा, बीजेपी का नजरिया पूरा 2024 के लोकसभा चुनाव में है और उनका एक इंटरनल सर्वे, मूड ऑफ द नेशन तो इंडिया टुडे का है, लेकिन उनका खुद का इंटरनल सर्वे बता रहा था कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ने के बाद भी बीजेपी एकनाथ शिंदे एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पीछे चल रही थी और अगर लोकसभा चुनाव हो तो उनको आधे भी सीट महाराष्ट्र के नहीं मिलेंगे। तब उन्होंने कहा कि चलिए अब कुछ करते हैं, और अजीत पवार के साथ जो लगातार पहले भी बातचीत हुई थी, 2019 में तो 1 हफ्ते के लिए वो उप मुख्यमंत्री भी बने थे देवेंद्र फडणवीस के साथ, वो बातचीत को ज्यादा तेज कर दिया। अप्रैल में डील हो गई। ये डील अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, ये सब इस डील में थे और वो तय हो गया कि अजीत पवार बीजेपी के साथ आएंगे। ये अप्रैल में तय हो गया और अजीत पवार ने शरद पवार को तब
संपर्क भी किया था और कहा था सर हम सब है 25-30 एमएलए हैं, बड़े नेता हैं, हम सब कह रहे हैं आपसे कि चलिए हम बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। आप ही खुद जानते हैं 2019 में आपने डायलॉग शुरू किया था, हम कह रहे हैं अब डील करते हैं। अब इसके पहले जब भी वो शरद पवार के साथ जाते थे 2022 में तो यहां तक बात आ गई निखिल कि छगन भुजबल और जयंत पाटिल, ये छगन भुजबल का कहना है कि शरद पवार ने हमको कहा आप दिल्ली जाकर अमित शाह से बात करिए, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं उनको फोन आता है शरद पवार का और कहते हैं वापिस आ जाइए। तो ये जो नेता है वो अब जाते हैं अप्रैल के महीने में, शरद पवार से बात होती है और कहते हैं सर हम जाना चाहते हैं बीजेपी के साथ। अब शरद पवार कहते हैं नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं महागठबंधन के साथ जुड़ गया हूं, एक एंटी बीजेपी अलायंस बनाना है, मैं विपक्ष के साथ हूं, विरोधी पक्ष में हूं। अजीत पवार कहते हैं लेकिन हम तो जाना चाहते हैं, हमारे बहुत वो कहते कहा कि नहीं कि लेकिन कि ईडी का प्रेशर है, क्योंकि ईडी का भी प्रेशर बन गया था, केवल पोल सर्वे नहीं, जनवरी से ईडी का प्रेशर बन गया था। अजीत पवार के खिलाफ ईडी के केसेस, उनके वाइफ के पर भी कार्रवाई होनी थी, बेटे पर, क्लोज एसोसिएट्स पर। इसके साथ साथ सुनील तटकरे जो एमपी है उनके खिलाफ भी ईडी के केसेस, उसी इरिगेशन स्कैम में जिसमें अजीत पवार का नाम लिया गया। प्रफुल्ल पटेल के प्रॉपर्टीज कुछ अटैच हुए थे और छगन भुजबल पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। तो ये जब नेता जाते हैं शरद पवार के पास और कहते हैं सर हम तो सोचते हैं कि ऐसे माहौल में जहां हमें लगता है 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं, हमारी भलाई होगी कि हम बीजेपी के साथ जुड़ जाए। बीजेपी भी तैयार थी, लेकिन शरद पवार इस बार कहते नहीं, अगर मुझे पार्टी शुरुआत से भी बनानी है तो मैं बनाऊंगा, जिनको जाना है वो जाए। तो शरद पवार उसके 2 हफ्ते बाद, इस मीटिंग के 2 हफ्ते बाद रेजिग्नेशन ड्रामा होता है जी। अब उसे ड्रामा मैं कह रहा हूं क्योंकि शरद पवार कहते हैं ड्रामेटिकली कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं एनसीपी अध्यक्ष पद से। उस माहौल में ये जो नेता है उनको एक तरह से कॉर्नर किया जाता है, क्योंकि उस माहौल में फिर बहुत उनको कठिनाई होती है कि उस समय कहना नहीं हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो एक भावुक एक वातावरण शरद पवार करते थे, इमोशनल डिसीजन की तरह, एक तरह से इनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं अगर आप इस तरह जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूं। तो फिर वो उनके पास आते हैं, कहते हैं, और मामला कुछ हफ्तों के लिए सुलझ जाता है, लेकिन डील हो गई है। मैं इसलिए क्रोनोलॉजी बता रहा हूं कि ये हुआ है जुलाई में, लेकिन इसकी तैयारी पूरी कई महीनों से हुई है। इसके डायरेक्टर अगर आप कहें वो अमित शाह थे, इसके एग्जीक्यूटर अगर आप कहें फडणवीस कुछ हद तक थे जो लोकल लेवल पर डिस्कशन कर रहे थे, इसके जो मिडिल मैन है वो प्रफुल्ल पटेल थे जो दिल्ली में, जिनके बड़े अच्छे संबंध एक तरह से यहां बीजेपी में भी है और मुंबई में भी अच्छे संबंध है, बिजनेस संबंध है। इन सब लोगों ने तय किया। अब शरद पवार करते क्या? शरद पवार के सामने दुविधा थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुप्रिया सुले को एक वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया और प्रफुल्ल पटेल को बना दिया, और उनको लगा कि प्रफुल्ल पटेल कम से कम अब वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए हैं, प्रफुल्ल पटेल मेरे साथ हमेशा रहे, इस बार भी वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जब पटना में महागठबंधन की मीटिंग होती है, एक प्राइवेट प्लेन में 3 लोग जाते हैं, सुप्रिया सुले उसमें है, प्रफुल्ल पटेल है और शरद पवार है। तो शरद पवार को लगा कम से कम मैंने प्रफुल्ल पटेल को अजीत पवार से दूर कर दिया है। छगन भुजबल भी लगातार पवार के साथ संपर्क में थे आखिर तक, तो पवार साहब को लगा कि कम से कम मैंने हो सकता है अजीत पवार को थोड़ा आइसोलेट किया है। वो जानते थे कि देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है निखिल, पवार साहब अजीत पवार को बहुत पसंद करते हैं। वैसे उनकी एक परिवार है पवार परिवार, पर एक ब्यूरोक्रेट ने मुझे कहा जब पहली बार अजीत पवार को मंत्री बनाया गया महाराष्ट्र में, मंत्रालय में पवार खुद गए और उन्होंने कई ब्यूरोक्रेट्स को कहा देखिए ये जो हमारा बच्चा है इसको आप पूरी तरह से इसका ख्याल रखिए, इसको दिखाइए किस तरह फाइल चलते हैं। और अजीत पवार को भी मानना पड़ेगा, उन्होंने 10-15 साल में अपनी भी क्षमता दिखाई। वो बड़े उस तरह के नेता है, लोगों को वो ग्रास रूट कनेक्ट, खास करके पश्चिम महाराष्ट्र में उनकी एक पकड़ है, तो उन्होंने अपनी एक पकड़ बना ली थी। उस समय शरद पवार दिल्ली में थे 2004 और 14 के बीच में, उस समय सुप्रिया सुले भी दिल्ली में थी। तो सुप्रिया सुले की राजनीति दिल्ली तक सीमित थी, वहां अजीत पवार जमीन पर एक तरह से अपनी एक पकड़ बना रहे थे। और 2022-23 होते होते शरद पवार को धीरे धीरे यह पता चलने लगा कि देखिए अजीत पवार ने अपनी एक तरह से एक फौज बना ली है, अब उस फौज को रोके कैसे।
बिगेस्ट प्रॉब्लम ये हुई निखिल कि कोई लाइन ऑफ सक्सेशन नहीं था एनसीपी में कि शरद पवार के बाद कौन। शरद पवार चाहते हैं कि उनकी बेटी का एक रोल हो, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अजीत पवार का रोल हो। देखिए, इसमें उस तरह की कड़वाहट नहीं बनी थी जैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में बनी थी। ऐसा नहीं है कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच में दिन पे दिन कोई टकराव है। वो अभी भी कहते हैं अजीत दादा। तो एक तरह से, और जब 2019 में भी अजीत दादा छोड़कर फिर से वापस आते हैं तो मैंने सुना है उनके फैमिली में एक डिनर हुआ, एक दूसरे से गले मिले। उनकी एक फैमिली कल्चर है। पिछले 4-5 सालों में उस फैमिली कल्चर में कुछ डिवाइड्स आई हैं। अजीत पवार चाहते थे कि उनके बेटे पार्थ पवार को एमपी बनाया जाए और वो इलेक्शन में जीत नहीं पाए, हाँ, तो वो अगर नाराज सुप्रिया भी सुले बनती है उन्हें बनाया जाए। वो इलेक्शन में हारते हैं। ये केवल दूसरी बार है कोई पवार परिवार का व्यक्ति हार गया है। एक बार मुझे लगता है पवार साहब के भाई कई सालों पहले हारे थे, लेकिन ये दूसरा, और पवार इसके खिलाफ थे। पवार कह रहे थे नहीं, वो अभी तक तैयार नहीं है पार्थ लड़ने के लिए, वो कैसे बन सकता है। लेकिन नहीं, अजीत पवार ने जिद की और आखिर में उनको वो टिकट मिली और वो चुनाव हारे। धीरे धीरे अजीत पवार को लगा एक तरफ ईडी का शिकंजा जो मेरी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ मुझे कभी शायद जब तक मैं एनसीपी में रहूं, मेरा जो एम्बिशन है मुख्यमंत्री बनने का, वो शायद शरद पवार नहीं बनने देंगे, ऐसी उनकी शंका थी। धीरे धीरे डिवाइड बढ़ने लगा और 2022-23 होते होते अजीत पवार और बीजेपी के बीच जो संबंध है वो और नजदीक होते हैं। फडणवीस के साथ, वही फडणवीस जिन्होंने एक जमाने में कहा था अजीत पवार की चक्की पीसिंग करवाएंगे, उनके साथ उनके संबंध बढ़ते हैं। धीरे धीरे प्रफुल्ल पटेल के जरिए अमित शाह से वो मिलते हैं और शरद पवार, मुझे लगता है एंड में उनको लगा यार मैं अगर ये पार्टी इनको रोक नहीं सकता तो कम से कम मैं अपनी पार्टी एक बार फिर बनाऊंगा। क्योंकि मुंबई में बड़ी चर्चा है कि पवार का ये प्लान बी है कि प्लान ए है महागठबंधन के साथ जाओ, लेकिन अगर 2024 में कहीं चुनाव हार जाते हैं बुरी तरह से और बीजेपी आती है तो कम से कम हमारे कुछ लोग दूसरी तरफ है। लेकिन जिस तरह से माहौल बना है, जिस कड़वाहट और जिस तरह से अजीत पवार ने उनकी उम्र का भी जिक्र कर दिया, उसके साहिल और मैं पवार साहब से मिले थे उसी दिन, वो दुखी थे। मुझे लगता है, देखिए आपके अंडर किसी को आपने देखा है छोटे बच्चे से बड़े होते हुए और फिर वो इतना बड़ा होता है कि आपको पूछने लगता है यार आपकी तो उम्र बन गई, आप तो रिटायर होइए। ये हमारे महाराष्ट्रन कल्चर में और देश के कल्चर में बड़ी विचित्र चीज है कि आप किसी अपने बुजुर्ग को इस तरह से नहीं कहते। और मुझे उस दिन लगा पवार साहब बहुत हर्ट थे, उनके साथ कुछ एमपी वगैरह बैठे हुए थे, लेकिन दिल उनका मुझे लगता है कहीं, और पवार साहब कभी शरद पवार इसको कभी दिखाएंगे नहीं। एक है उनकी खासियत, उनको जितनी भी तकलीफ हो, 2 टाइम कैंसर सर्वाइवर है, कभी उनके चेहरे पे आपको नहीं दिखेगा वो कितने डाउन है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हर्ट नजर आया कि अजीत पवार वही व्यक्ति जिसको हमारे परिवार से है, हमने इतनी उनको आगे बढ़ाया है, वही हमको धोखा दे गया। लेकिन ही न्यू ये एक ना दिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है होना ही था, पिछले कुछ महीनों से तय था अजीत पवार जाने वाले हैं। ठीक बात है सर। हम जैसे सही सर, हम आपके पास में आना चाहते हैं, जैसे राजदीप सर बोल रहे थे कि इसमें बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे कर्ता हैं और उनके अलग अलग वो पॉलिटिक्स और प्रेशर्स हैं जिनके चलते ये घटना हुई है जो हम महाराष्ट्र में अभी देख रहे हैं। तो उसमें एजेंसीज भी आ गई हैं, उसमें बीजेपी के एम्बिशन भी हो गए हैं, उसमें बीजेपी का 2024 की तैयारी भी है, वो सारे पॉइंट्स वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं। एक हिंट उन्होंने किया कि इसके अलावा एक ग्रेविटी का भी एक अपने आप में मतलब रोल था कि वो उस वजह से अपने वजन से एनसीपी टूट गई है क्योंकि 2 लोगों के अलग अलग एम्बिशंस हैं और वो साथ में रह के पूरे हो नहीं पा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक सो कॉल्ड पुत्री मोह के चलते शरद पवार शायद सही कॉल नहीं ले पाए? 1 दूसरा, जैसे आप कह रहे थे कि ये लोग तय करेंगे कि उन्हें ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया है या नहीं आया, क्योंकि अब महाराष्ट्र में खिचड़ी बन गई है। जितनी पार्टीज ने इलेक्शन जीता है वो सब के सब किसी न किसी कॉम्बिनेशन में इन्हीं 4 साल में पावर में रह चुके हैं, ऑपोजिशन में रह चुके हैं। 3 आपको चीफ मिनिस्टर मिल गए हैं और आपके डिप्टी सीएम भी एक के पीछे एक आ रहे हैं। तो क्या लेजिटिमेसी का क्राइसिस आएगा और आइडेंटिटी का क्या होगा? क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस जो 2 दल हैं अभी ऑपोजिशन में, जितनी बची हुई एनसीपी और कांग्रेस, उनके बीच में एक फर्क था शरद पवार,
और उनका भी पता नहीं चल रहा है कि वो जो सरकार में एनसीपी है वो उनके साथ में जाने वाले हैं या जो बाहर है वो उनके साथ में रहने वाले हैं। तो ये आइडेंटिटी, लेजिटिमेसी और जो इससे पहले हमने सवाल किया उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणियां हैं? लेकिन मैं एंड से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों ये सवाल उठ रहा है कि शरद पवार एग्जैक्टली कहां पर खड़े हैं। मतलब आई विल बी सरप्राइज कि शरद पवार जैसा नेता ये चाहेगा कि उनका नेफ्यू, भतीजा पब्लिक पे जाकर ये कहे कि अरे ये 83 साल के हो गए, अब बस करो। ये क्यों चाहेंगे वो कि उनकी जो भी 60 साल की पॉलिटिकल करियर रहा है उसमें उनका भतीजा जाके पब्लिक में जाके कहे कि भाई ये क्यों कहे? व्हाई वुड ही वांट कि छगन भुजबल या शरद पवार या इवन प्रफुल्ल पटेल जो उनके साथ में हमेशा रहे हैं वो पब्लिक में जाकर ये बात कहे कि अरे हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, ये तो शरद पवार के कहने पर हम कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया जिसके वजह से वी हैड टू फेस लॉस ऑफ फेस। ये कौन क्यों चाहेगा? कोई अपनी बदनामी करवाने के लिए ये सब चीज क्यों करेगा? मतलब मैं सचमुच में जानना चाहता हूं कि लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इस तरीके से करना चाहते हैं। आई डोंट गेट दैट लॉजिक। मुझे अभी भी वो लॉजिक समझ में नहीं आता कि एक टिपिकल थिंकिंग चलती है कि नहीं इसके पीछे शरद पवार हो सकते हैं टाइप, और शरद पवार इसीलिए मैंने पूछा कि जैसे ये चलता है ना प्लान ए प्लान बी, हर चीज के पीछे पवार सीनियर है। वही मैं चीज पर बोलना चाहता हूँ कि क्यों कोई ऐसा आदमी चाहेगा कि जो 83 इयर्स के ओल्ड एज में जब अपने पॉलिटिकल और इवन जिंदगी के ऐसे कगार पर है कि 1-2 साल से आगे हो सकता है कि उन्हें कुछ करने ना मिले, जो जिस तरीके की उनकी स्थिति है, हेल्थ है या उस तरीके की चीजों पर देखें, क्यों वो चाहेंगे कि अंत में वो गाली खाकर वहां से बाहर निकले? ऐसा कौन चाहेगा? तो एक तो ये कि मुझे नहीं लगता कि वो उसमें शामिल है, बट कुछ तथ्य है, मतलब कुछ चीजें हैं कि जिसको लेकर जैसे कहते हैं ना कि क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स है। जो बात राजदीप कर रहे थे उसके मुताबिक क्या 2012 में बातचीत हुई थी? हाँ हुई थी। 2014 में बातचीत हुई थी? 2017 में बातचीत हुई थी? 19 में हुई थी। 2022 में कोशिश हुई थी, वो भी हुई थी, एनसीपी और बीजेपी साथ में आए। 1999 में भी कोशिश हुई थी कि बीजेपी और एनसीपी साथ में आए। ठीक है, तो जब से एनसीपी बनी है, क्योंकि एनसीपी बनने का सबसे बड़ा कारण था कि शरद पवार दिल्ली के हाईकमान कल्चर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, और ये पहली बार उन्होंने कांग्रेस से बाहर निकलकर चीजें करने की कोशिश नहीं की थी। इससे पहले भी उन्होंने कई बार की हुई है। तो बेसिकली अलग अलग चीजें इसमें हैं। अब इसमें दो पहलू है। एक, शरद पवार हमेशा कहते आए हैं कि देखिए मुझ पर हमेशा सवाल उठाए गए कि मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा, मैं बीजेपी के साथ जा सकता हूं, बातचीत कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी बीजेपी के साथ जाकर मैंने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, और आज तक के उनके इतिहास में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में या जनसंघ के साथ जाकर चुनाव नहीं लड़े। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि उन्होंने बाकी नेताओं को कभी इस तरीके की चर्चा करने से रोका नहीं। उन्होंने इस बात में हमेशा मजा लिया कि उनकी मूव को लेकर हमेशा अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहे, और इसका शायद वो खामियाजा यहां पर भुगत रहे, क्योंकि अब उनके बारे में जो भी कहा जाएगा वो हो सकता है कि कुछ लोग उसमें विश्वास भी रखें। जिस तरीके से अजीत पवार कह रहे हैं भाई मेरी गलती नहीं थी, वो तो यहां तक कहने से रुक गए कि 2019 में शरद पवार के कहने पर ही मैं वहां पर गया था। उन्होंने ये लाइन नहीं कही है, लेकिन ऑलमोस्ट उन्होंने ये बात कही है। दूसरा खेमा जो है वो ये उनको ये लगता है कि प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के सपोर्ट के आधार पर अजीत पवार ने जाकर वो शपथ ग्रहण किया था, और कहीं ना कहीं छगन भुजबल या प्रफुल्ल पटेल बीजेपी को ये वादा कर रहे थे कि हम पवार साहब को भी मना लेंगे, एक बार सरकार बन जाने दीजिए, अपने आप पवार साहब मान जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ, और इसीलिए बाद में जो सारा खेल हुआ ना वो उसके वजह से हुआ है। ठीक है, तो बेसिक ऐसा भी एक माना जाता है। इसके लिए प्रफुल्ल पटेल के संबंध अगर शरद पवार के साथ खराब हुए तो मेरी जानकारी के मुताबिक 2019 से ही खराब हुए। ये किसी भी किताब में नहीं है अब तक। ठीक है, तो लेकिन खराब हुए ये मेरी जानकारी है, और वो 2019 से ही खराब हुए। तो कहीं ना कहीं शरद पवार अपने आप को इस बात से डिस्टेंस कर रहे हैं। अब ये क्यों हुआ है? क्या उन्होंने गलती की? क्या उनको सुप्रिया सुले को अपना वारिस बनाना था, और उसके चक्कर में क्योंकि अजीत पवार ने खुद अपने स्पीच में कहा है कि हम किसी के पेट से पैदा नहीं हुआ, इसलिए ये गलती है, पैदा नहीं हुआ हूं, इसकी वजह से मुझे। और उसके अंत में उन्होंने ये भी दावा किया है
कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं पवार की औलाद नहीं कहलाऊंगा। तो ये क्या है ना कि ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, क्योंकि पवार खानदान पर जो भाई भतीजा बात कहते हैं, ठीक है, कोई भी पुत्रवाद या पुत्रीवाद नहीं कहता है, भाई भतीजावाद पॉलिटिक्स में वो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो शब्द कहां से आया? क्योंकि अजित पवार या ये सारे भतीजे पॉलिटिक्स में हैं, इसी की वजह से आया ना, वो तो कहीं और किसी वजह से तो नहीं आया होगा। तो बेसिकली जो अजित पवार अपने आप को डायनेस्टी पॉलिटिक्स से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उनका ये भाषण था कि मैं डायनेस्ट नहीं हूं, मैं जो हूं वो अपने आप हूं। लेकिन उसके साथ में वो इस बात पर भी एम्फसाइज कर रहे हैं कि मैं पवार हूं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र में जो आज की स्थिति में ठाकरे क्लैन पर वोट मिल सकता है और पवार क्लैन पर वोट मिल सकता है, इसके लिए उनकी लेगेसी क्लेम करना ये उनके लिए आवश्यक है। अब ये क्यों हुआ उस पर हम आते हैं। ठीक है, ऐसा है कि शरद पवार अपनी बेटी को वारिस बनाना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल वो बनाना चाहते, ये बात बिल्कुल साफ नजर आती। लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट थी, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने देखा था कि उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ। जब उद्धव ठाकरे को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद से बाला साहब ठाकरे के जीते जी, ठीक है, उनके जीते जी वहां पर शिवसेना में एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी से बाहर निकलने लगे। तो इसके लिए वो इस बात को दबा कर रखना चाह रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि सुप्रिया सुले वर्किंग अपने नेशनल प्रेसिडेंट बन जाए, अजीत पवार यहां पर देखने लगे। लेकिन उनके जीते जी उनका शब्द आखिर में रहे, क्योंकि उनको इस बात की पूरी जानकारी है कि आमतौर पर जब अपने जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल प्रोडिजी, उनके हाथ में जब सत्ता दी जाती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चाबी उनके हाथ से निकल जाती है और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं रहता करने के लिए। और पवार ये कभी नहीं चाह रहे। तो इसके लिए वो जो डिले हो रहा था ना, उनको ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि अपनी बेटी को दरकिनार कर दिया जाए। तो वो जो डिले हो रहा था कहीं ना कहीं उसके वजह से भी हो रहा था। अब ये आज की स्थिति में क्यों हुआ है, इसमें क्या है कि बीजेपी का भी काम निकल रहा है और अजित पवार का भी काम निकल रहा है। क्योंकि अजित पवार इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि वो सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता उनके पास में रहे, सिर्फ महाराष्ट्र यूनिट, या उनको पार्टी का कंट्रोल चाहिए था। क्योंकि आखिरकार कॉलिंग द शॉट्स जिसे कहते हैं, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, किसको टिकट देना है, किसके साथ अलायंस करना है, किसके साथ नहीं करना है, किस तरीके से हमको प्रचार करना है, ये सारी चीजें अब तक शरद पवार फाइनल कॉल लिया करते थे। और इसीलिए जो सारे एग्जांपल्स दिए गए वो इसकी वजह से दिए गए। और पिछली बार हमने शिवसेना में देखा कि उद्धव ठाकरे एक तरफ होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे ने सिर्फ अपना जो कू किया या उसे कहते हैं बगावत की, वो सक्सेसफुल रही। इतना ही नहीं, पार्टी का नाम और सिंबल भी उन्होंने अपने पास खींच लिया, चला गया। ठीक है, और आप देखिए अब स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। जो आरोप शरद पवार को लगाकर शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, वही आरोप एग्जैक्टली उद्धव ठाकरे पर लगा दिए गए थे कि आप अनडेमोक्रेटिकली पार्टी चलाते हैं। आपको पार्टी का अध्यक्ष जब चुना गया तब उसका रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा गया, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके विपरीत आप पार्टी चला रहे हैं। तो अजित पवार भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। उन्हें पता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यही वक्त है कि जब उनके हाथ में पार्टी की पूरी कमान लीगली आ सकती है, सिर्फ यूसफ करके नहीं तो लीगली आ सकती है। इलेक्शन कमीशन के रास्ते उनके हाथ में पार्टी की कमान आ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए मौका है। आगे भले बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़े या ना लड़े, बीजेपी को अजित पवार की जरूरत क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और बिहार में मामला फंसा हुआ है। यहाँ पर उन्हें एडिशनल 8-10% वोटों की जरूरत है। जो हो सकता है कि अजित पवार अगर पार्टी का नाम और सिंबल अपने पास लेके आने में सफल रहे, जो मुझे लगता है कि होंगे, इलेक्शन कमीशन के फैसले से उनके पास नाम और सिंबल आएगा, कम से कम एनसीपी का नाम और सिंबल फ्रीज हो जाएगा और उसके बलबूते पर वो जो बचे कुचे 8-10% उनको जो जरूरत है वो अपने पास खींच कर लेके आ सके। तो ये दोनों की जरूरत पूरी करती है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा वो अभी नहीं कह सकते। उसके बाद अलायंस टूट भी सकता है इन तीनों का। ये भी हो सकता है कि अजित पवार बोले कि ठीक है अभी आपका काम हो गया, अभी हमको अपने तरीके से चुनाव लड़ने दो। हो सकता है कि शिवसेना उस तरीके से नाराज हो जाए कि अजित पवार के साथ हम असेंबली के सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि असेंबली का सीट शेयरिंग ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी होने वाली है इन तीनों पार्टियों के बीच में। इसके लिए तब का चित्र थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो फिलहाल दोनों की जरूरत पूरी हो रही है। इसके लिए अजित पवार ने देख लिया कि अब इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। आज की स्थिति में बीजेपी को जरूरत है तो बीजेपी मेरे लिए ये सब चीज कर सकती है। कल अगर उनको जरूरत नहीं रहेगी तो मुझे उनका सपोर्ट वैसे सौजन्य नहीं मिलेगा आपको, वो सहयोग नहीं मिल पाएगा। तो यही मौका है, अभी ये चीज कर लेते हैं तभी उसका फायदा रहेगा।
और जिस तरीके से शरद पवार की राजनीति पिछले 60 साल की रही है, राइट फ्रॉम 1978, उसके बाद से वो जो चीज करते हैं वही चीज हम लोग कर रहे हैं। ये लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की है। जब तक महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार मतलब शरद पवार का जो मतलब एक ऑरा है उसे चोट नहीं पहुंचाई जाती, तब तक बीजेपी को पता है कि महाराष्ट्र में वो सत्ता से कुछ पल, मतलब क्या कहते हैं ना उसको, कि दो पल, दो पांव क्यों ना हो लेकिन दूर रहेंगे। तो पवार की लेगेसी को डिस्ट्रॉय जब तक नहीं होते तब तक ये मौका नहीं मिलेगा। तो काम अभी यही चल रहा है और ये काम उनके भतीजे से बेहतर और कोई नहीं कर सकता, ये भी उन्हें पता है। और इसीलिए पहली बार अजीत पवार के मुंह से इतनी बड़े संख्या में उन्होंने अपना भाषण, अपने दिल की बात एक तरीके से वो रखने की कोशिश कर रहे थे। वो इसीलिए निकला है क्योंकि अगर वही डिस्ट्रॉय करेंगे तभी बीजेपी को उसका फायदा होगा आगे जाकर। सर, हमको राजदीप सर के पास भी जाना है कुछ पुराने किस्से सुनने के लिए, लेकिन एक चीज़ पे हमको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। आपने कहा कि अजीत पवार का ये वर्किंग थ्योरी है कि यही एक मौका है जब लीगली मैं चुनाव आयोग के रास्ते पार्टी पर अपना स्वामित्व, आधिपत्य मैं जता सकता हूं। हमें और उसी की क्रोनोलॉजी को लेकर के ना थोड़ा कंफ्यूजन है, और शरद पवार ने अपने स्पीच में उसको पूछा भी कि ये कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक के ऐसा लग रहा था कि एक रिवोल्ट हुआ, उसके बाद पवार फैक्शन ने प्रफुल्ल पटेल को एक्सपेल किया, लेकिन अब सामने आ रहा है कि प्रफुल्ल पटेल ने पहले ही एज वर्किंग प्रेसिडेंट एक मीटिंग कन्वीन की थी जिसके अंदर पार्टी के पदाधिकारी और नेता पहुंचे, और वहीं पे ये डिसीजन ले लिया गया था कि हम लीडरशिप को कर रहे हैं रिप्लेस। शरद पवार पूछ रहे हैं कि 30 जून को हो गया था अगर, तो 5 दिन इसको चुनाव आयोग में पहुंचने में कैसे लगे? क्या ये जो प्रोसीजरल चीजें हैं कि बैकडेट तो हुआ नहीं है कुछ, या तकनीकी रूप से ये चीजें कितनी सही है, इन सारी चीजों से वो बात फंसेगी, या फिर अब वो दैट शिप हैज सेल्ड? ये शिप तो सेल हो चुका है। मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। आप 2022 का फरवरी 2023 का इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, सिंबल ऑर्डर है शिवसेना के मामले में, वो निकाल के देखिए भाई। उसमें एक ही चीज फाइनल है कि जिसके पास ज्यादा विधायक उसके हाथ में पार्टी। आज की स्थिति में ज्यादा विधायक अजीत पवार के पास है, तो ये 2 दिन बाद में दिया, 3 दिन बाद में दिया। देखिए वो बात इसलिए भी निकली है क्योंकि यही लोगों ने 2 मई को शरद पवार को बोला था कि आप इस्तीफा मत दो, ऑन स्टेज सबके सामने बोला था। उसके बाद 30 जून के बाद जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, संडे रविवार को जब शपथ ग्रहण हुआ 2 तारीख को, तब 2 जुलाई को, तब भी उन्होंने 1 जुलाई को मेरे ख्याल से, तब भी उन्होंने ये बात बोली कि शरद पवार ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये बात तो तब निकली जब 5 जुलाई को ये मीटिंग हो रही थी दोनों जगह पे अलग अलग, तब जाकर ये बात बाहर निकल के आ गई। तो वो बात तो टेक्निकल आरोप बताने के लिए कि देखिए इनके मन में ही कुछ और था, पहले से तैयारी कर रहे थे। छगन भुजबल भी बोल चुके हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं, शिवसेना का मामला हमने देखा हुआ है, इसके लिए वो भी गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज। तो इसके वजह से इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर देखिए, इलेक्शन कमीशन ट्रिपल टेस्ट लगाता है, कहता पहला टेस्ट होता है कि पार्टी का पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किसके, कौन उसको फॉलो कर रहा है। दूसरा टेस्ट होता है जिसपे वो कहते हैं कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसके पास है और इसके लिए एफिडेविट्स बुलाए जाते हैं। और थर्ड टेस्ट होता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहां पर है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर देखिए, पहले इसके बारे में वो कहते हैं कि देखिए ऑब्जेक्टिव्स दोनों क्लेम कर रहे हैं, उस पर स्पेसिफिक आना बड़ा मुश्किल है। दूसरा वाला इस पे वो कहते हैं कि भाई इतने सारे एफिडेविट्स आ गए कि हम ये कहां से जांच करें कि भाई कौन सा एफिडेविट सही है कौन सा गलत है, क्योंकि लाखों एफिडेविट आ जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि इसीलिए ये दोनों टेस्ट हम हटा देते हैं, अब हम थर्ड टेस्ट पर आएंगे। और थर्ड टेस्ट पे बड़ा सिंपल होता है कि जिसके पास ज्यादा विधायक उसके पास ज्यादा वोट, और इसके मतलब उसके हाथ में पार्टी, और उसके वजह से वो सिंबल और नाम उनके पास चला जाता है। इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना के ऑर्डर से रोड मैप सेट कर दिया है। अब इसके बाद के सारे फैसले इसी तरीके से लिए जाएंगे। इसके लिए अजीत पवार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए उनके हाथ में पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह, ये दोनों उनके हाथ में आएंगे। ये उनको साफ नजर आ रहा है और इसके तहत उनके पांव डालना शुरू हो गया। बाकी सारी चीजें टेक्निकल है, वो आरोप प्रत्यारोप तक चलती रहेगी। दैट्स इट। ठीक है, मतलब आपका ये हिंट है कि जो चीज़ें हो रही हैं, जिस दिशा में जाती दिख रही हैं, वो फाइनली वहीं जाकर के सेटल होने वाली है। लास्ट ईयर जो हमने मुंबई में देखा वो इस साल भी होने वाला है। सर, हम कुछ किरदारों पे आना चाहते हैं। आपने मतलब दर्शक जानते हैं कि जो पहला रिवोल्ट था शरद पवार का, उस टाइम से आप उनको देख रहे हैं, उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप फ्रॉम योर मेमोरी आप कुछ दिलचस्प किस्से हमारे दर्शकों से बांटें। और हमारा आग्रह ये भी है, हम एक और कैरेक्टर पे एटलन
बात करना चाहते हैं छगन भुजबल। उनकी भी एक स्पेक्टैकुलर स्टोरी है, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बड़े कष्ट में उन्होंने अपना बचपन बिताया है और वहाँ से लेकर के वो अर्श तक पहुँचे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा था कि एक इमोशनल अपील वाले नेता हैं और लॉयल्टी को बड़ा वजन देते हैं, लेकिन वो भी गए जिनका नाम सो कॉल्ड मतलब मीटिंग में ये जो सेटिंग बाज वाली जो छवि रहती है उनमें अभी तक के तो नहीं था, कम से कम जिस तरह नेशनल पॉलिटिक्स उनको देखती है। तो इन दोनों नेताओं के बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, पहले शरद पवार, शुरुआत होती है 78 में। मैं तब पत्रकार नहीं था, 13 साल का था, लेकिन शरद पवार तब से महाराष्ट्र की राजनीति पर छाए हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने वसंतदादा पाटिल, जो कांग्रेस के उस जमाने के प्रमुख नेताओं में थे, मुख्यमंत्री थे, शरद पवार तुरंत उनको एक तरह से ओवरनाइट एक दगा देकर एक सरकार बनाते हैं, पीडीएफ सरकार बना के 38 साल की उम्र में वो पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं। और तब से ये सवाल उठा, क्या आप शरद पवार पर पूरा विश्वास कर सकते हैं? ये हमेशा उनके करियर में रहा। जिस व्यक्ति ने एक तरह से अपने एक मेंटोर को धोखा दिया, फिर वो वसंतदादा पाटिल हो, ये भी कहा जाता है 80 में जब यशवंतराव चव्हाण थे, क्या शरद पवार ने एक तरह से अपने मेंटोर से हटकर अपनी राजनीति बनाई? मैं पत्रकार बनता हूं 88 में, 90 या 91 में शरद पवार उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। 10 साल बाहर थे, 80 के पूरे दशक में बाहर थे, वापस आते हैं पार्टी में और 90 में वो जो चुनाव होता है उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहते हैं। हालांकि 89 में ही वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन 91 में, 91 मुझे लगता है जनवरी का महीना होगा या एंड दिसंबर 90 का है, उनके खिलाफ बगावत होती है। उस बगावत में कौन शामिल होते हैं? कांग्रेस के सभी पुराने नेता, क्योंकि वो नेता राजीव गांधी को जाकर कहते, तब राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कहते हैं ये शरद पवार पर आप विश्वास मत रखिए, ये शरद पवार जो है वो एक ना एक दिन उसी तरह से जैसे 78 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, अब भी वो कांग्रेस को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उन नेताओं में कौन था? शंकरराव चव्हाण, जिनके बेटे अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। वीएन गाडगिल बड़े पुराने स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, एमपी हुआ करते थे, बड़े इंटेलेक्चुअल लीडर्स में मैं मानता हूं। उनके खिलाफ उस बगावत में कौन थे? सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, जो सब खुद बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं। 4-5 बड़े नेता, एक तरह से महाराष्ट्र की जो ओल्ड गार्ड होती है कांग्रेस की, वो शरद पवार को घेर लेती है। और यह भी चलाया जाता है कि शरद पवार नस्ली वाडिया, जो उद्योगपति है, बॉम्बे डाइंग के जो उद्योगपति है, उनके बड़े करीब है। और उस जमाने में नस्ली वाडिया बीजेपी के बहुत करीब माने जाते थे, बीजेपी के एक तरह से सपोर्टर माने जाते थे। और उनमें और धीरूभाई अंबानी में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी मुंबई में, अंबानी वर्सेस वाडिया। और यह कहा जा रहा था कि शरद पवार उस लड़ाई में वाडिया के साथ है और कांग्रेस का ओल्ड गार्ड जो है वो अंबानी के साथ है। तो ये केवल राजीव गांधी वर्सेस शरद पवार नहीं बन जाता है, अंबानी वर्सेस वाडिया बन जाता है। और शरद पवार, मुझे मालूम है उस जमाने में एक तरह से जब हम उनको मिले थे, जैसे मैंने कहा, उनको चेहरे पर कभी ऐसा नहीं लगा कि मुश्किल में है, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग सब जो है ना, पत्रकार जो है, यहां से मैं आपसे आज किसी से बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय नस्ली वाडिया उनके कैबिन में बैठे हुए थे और उनको लगा कि ये पत्रकार जो हैं वो गॉसिप करेंगे कि ये सब वाडिया, पवार, बीजेपी ने एक साजिश की है कांग्रेस की सरकार को कमजोर करने के लिए। पवार जी को फिर जाना पड़ा दिल्ली, राजीव गांधी से लंबी बात हुई उनकी। और उस जमाने में रिमेंबर चंद्रशेखर जी की सरकार थी, शरद पवार चंद्रशेखर के भी बड़े करीब थे। ये पूरा एक कंस्पिरेसी थियरी हो गई थी कि चंद्रशेखर, शरद पवार, ये सब एक साथ आएंगे और कहीं ना कहीं अपनी एक सरकार बनाना चाहते हैं मुंबई में और दिल्ली में भी। एंड में राजीव गांधी को जाकर मिलना पड़ा शरद पवार को और कुछ आश्वासन दिए उन्होंने, उसके बाद वो थम गया। 91 में मई के महीने में राजीव गांधी की मौत होती है, असैसिनेट होते हैं राजीव गांधी। चुनाव के बीच में ये होता है। तब क्या होता है कि अटकलें लगाई जा रही है कि राजीव गांधी के बाद कौन कांग्रेस की कमान संभालेगा। एक सेकंड हाफ ऑफ द इलेक्शन में एक ऑपरेशन सिल्वर होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन सिल्वर मुझे लगता है, जिसमें यह हमें बताया गया और ये कांग्रेसी नेता ने हमें बताया
कि शरद पवार ने जितने भी कैंडिडेट्स थे जिनके चुनाव अभी बाकी थे, आधा चुनाव खत्म हो गया, राजीव गांधी की मौत होती है, चुनाव थोड़े दिनों के लिए टल जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में और कई इलाकों में अभी तक चुनाव हुए नहीं है। शरद पवार के कुछ करीबियों ने उन लोगों को फाइनेंस किया जो सेकंड हाफ चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के और जो उनके करीबी, और उनके साथ उनको लगा कि अगर चुनाव के बाद ये लोग जीत कर आते हैं तो ये मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष और उसी तरह से प्रधानमंत्री बनाएंगे। चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, और सुरेश कलमाडी, वही सुरेश कलमाडी जो आज शरद पवार के एक तरह से जैसे प्रफुल्ल पटेल अब अपोनेंट बन गए हैं, वो भी कुछ साल पहले बन गए, लेकिन उस जमाने में खास दोस्त माने जाते थे सुरेश कलमाडी। वो हम सब पत्रकारों को कहते हैं, चलिए दिल्ली, आप देखेंगे शरद पवार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हम लोग यहां दिल्ली पहुंचते हैं, एम्बेसडर होटल में है, अब वो ताज का होटल है, वहां पे वहां सिग्नेचर कैंपेन शुरू होता है। सुरेश कलमाडी सब एमपीज का जाके सिग्नेचर ले रहे हैं कि क्या कौन कि आप इनको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। हाँ, ये सिग्नेचर कैंपेन की खबर मैं एक तरह से ब्रेक करता हूं, या कहिए मैं किसने वो खबर दी मैं नहीं बात, लेकिन वो ब्रेक करता हूं। और शरद पवार ने मुझे तब कहा कि राजदीप जी आप नहीं जानते ये आपने खबर कैसी आपको मिली। तो मैंने कहा सर ये किसी कांग्रेसियों से ही मिली है, मुझे ये खबर आई है। उस खबर पर जो फ्रंट पेज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी, अर्जुन सिंह, नरसिम्हा राव वगैरह एक साथ आते हैं और उनका फिर प्लान शुरू होता है कि शरद पवार को रोकना है। तो शरद पवार, अभी अगर आप सुरेश कलमाडी को मिलेंगे कभी तो वो कहेंगे राजदीप जी आपने वो स्टोरी की कि हमने किस तरह से ये कैंपेन चलाया था, हमने मीटिंग्स की थी। कौन था शरद पवार के साथ उस समय? चिमन भाई पटेल, बंगारप्पा, कांग्रेस के कुछ नेता शरद पवार से जुड़ गए थे, दूसरी तरफ नरसिम्हा राव, अर्जुन सिंह दूसरे कैंप में आ गए। आखिर में शरद पवार वो चुनाव हारते हैं, यानी वो जो लड़ाई पावर स्ट्रगल हारते हैं, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, शरद पवार देश के डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं। कभी उन्होंने आपको ऐसे टोका कि मतलब आप अगर वो स्टोरी ब्रेक नहीं करते तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ऐसे शिकायत की उन्होंने? बिल्कुल, मैंने कहा ये मुझे देखिए, वो तब हम मुंबई में ज्यादातर हम तो मुंबई में पत्रकार थे, और कांग्रेस के एक पुराने नेता ने हमें बताया था कि किस तरह से दिल्ली में क्या हो रहा है। हम तो दिल्ली में रहते नहीं थे। शरद पवार का पूरा प्लान एक तरह से उस समय वो चौपट हुआ। लेकिन देखिए, उनमें एक बात है कि लगातार प्रयास, भले ही वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए उसके बाद, लेकिन वो उसको मानना पड़ेगा कि वो तैयार थे हमेशा एक तरह से मैदान में आने के लिए। ये कहा जाता है कि कभी कभी वो 2 कदम आगे लेते थे, 1 कदम पीछे। ये उनकी प्रॉब्लम थी कि जैसे नरसिम्हा राव के सामने हार गए वो चुनाव, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, वहां डिफेंस मिनिस्टर बन गए। सोनिया गांधी के साथ उन्होंने 98-99 में उनको फॉरेन ओरिजिन्स के इशू में यही एनसीपी बनाई, लेकिन उसके 6 महीने बाद जब चुनाव होते हैं, शरद पवार अलायंस में आ जाते हैं कांग्रेस के साथ और उसी सोनिया गांधी के साथ। तो शरद पवार की एक खासियत है कि वो फाइट करते हैं अप टू अ पॉइंट, लेकिन अगर जीत नहीं होती तो स्टेप बैक भी कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, और इसी वजह से ही इज अ पॉलिटिकल सर्वाइवर। देखिए, 50 साल से राजनीति में सक्रिय रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो रहे हैं अभी भी। वो एक तरह से, जब आज अजीत पवार कहते हैं 83 साल के हो गए, लेकिन रेलेवेंट तो है ना। आपको चेहरा तो सब मैं था उस दिन मुंबई में, पीछे फ्लेक्स पे शरद सब पवार पोस्टर्स पे, फ्लेक्स पोस्टर्स पे शरद पवार की तस्वीर है। अगर अजीत पवार कह रहे हैं कि शरद पवार को रिटायर होना चाहिए, या आप क्यों है, आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट 60 साल की उम्र में, तो फिर पोस्टर पर क्यों लगना पड़ा? क्योंकि उन्हीं के लोगों ने कहा सर शरद पवार की तस्वीर हमें लगानी पड़ेगी। एक और बात, आपने छगन भुजबल की, हाँ, उनका स्टोरी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जैसे नेशनल मीडिया में थोड़ा सा कम उनके बारे में चर्चा है। देखिए, छगन भुजबल है ना, इन नेताओं में बड़े इंटरेस्टिंग नेता हैं, क्योंकि वो शिवसेना से आते हैं और उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी माताजी जब वो 1 साल के थे, मुझे लगता है गुजर जाती है, पिताजी भी गुजर गए हैं। उनकी आंटी जो है, जो सब्जी बेचती थी बाइकला मार्केट में, उन्होंने उनको एक तरह से उनके घर में रखा। छोटा सा घर था, और बाइकला मसगांव एरिया में, सेंट्रल मुंबई है, मध्य मुंबई में। और स्कॉलरशिप के जरिए भुजबल जी, जो नासिक से आते हैं, माली समाज से आते हैं,
जो ज्यादातर मुंबई में उस समय सब्जी बेचने का जो कारोबार है उनके हाथ में था। वो स्कॉलरशिप से स्कूल करते हैं, कॉलेज करते हैं, VJTI करके एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ वो जाते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स लीडर बन जाते हैं और वो अपने स्टूडेंट के साथ, अपने युवा नेताओं के साथ चले जाते हैं, युवा एक्टिविस्ट के साथ। बाला साहेब ठाकरे का 67 में बड़ा भाषण हो रहा है, नई पार्टी बन रही है, ऐसी बातें चल रही है और वहां वो बाला साहेब ठाकरे से शिवाजी पार्क पर बहुत प्रभावित होते हैं और बाला साहेब ठाकरे को मिलते हैं और अपनी आत्मकथा बताते हैं। बाला साहेब ठाकरे, अरे तू मजगांव से है, यू आर फ्रॉम मजगांव, आप मजगांव से, चलो वहां जाके आप शाखा प्रमुख बन जाओ, मुझे वहां शाखा प्रमुख की जरूरत है। और वहां वही छगन भुजबल एक शाखा प्रमुख बन जाते हैं मजगांव में, धीरे धीरे चुनाव जीतते हैं, मेयर बनते हैं। लेकिन उनकी एक पीड़ा है, उनको लगता है मैंने इतना सब किया, लेकिन जब आखिर में मनोहर जोशी को आगे आप करेंगे और मुझे पीछे करेंगे, उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाएंगे या उनको लीडर बनाएंगे, मैं पीछे, वो छोड़ देते हैं। और मुझे अभी भी याद है उनके घर को जब वो छोड़ते हैं, पार्टी पहली एक तरह से बड़ी बगावत हो रही है, घेर लेते हैं शिवसेना के कार्यकर्ता। वो स्टोरी मैंने कवर की थी और यह भी था कि वो घर जलाएंगे भुजबल का। और भुजबल ये माना, वो भी एक तरह से फाइटर थे, उन्होंने कहा मैंने निर्णय ले लिया है और वो कांग्रेस, शिवसेना छोड़ के उस जमाने में कांग्रेस चले जाते हैं। क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, उनका हमेशा यह है कि या तो ब्राह्मण मेरे आगे चला जाता है या अब एनसीपी में मराठा चला जाता है। कुछ हफ्तों पहले साहिल और मैं उनसे मिले थे, बहुत पीड़ित थे। कहा राजदीप जी देखिए 75 साल की उम्र हो गई, उप मुख्यमंत्री बना, गृह मंत्री बना, अब मैं और क्या बन सकता हूं, मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं, आपको लगता है। और उन्होंने अपना एक ये भी बनाया था समता परिषद, 90 के दशक में जब ओबीसी की एक तरह से दबदबा बन रहा था, वो शिवसेना को 80 के दशक में मुंबई के बाहर पहले ले गए ओबीसी के जरिए, ओबीसी कार्ड खेलते। 90 के दशक में वो कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी अजीत पवार से सीनियर है। जब 99 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनती है, वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये जब भुजबल हो, सब ये जितने नेता हो ना, इन्होंने एक तरह से एक पॉलिटिक्स को वेलफेयर जरूर किया लेकिन बिजनेस भी बनाया है। वो सब बिजनेसमैन बन गए। अब आप जितने भी बड़े एनसीपी नेता देखिए, उनके बहुत कुछ ना कुछ कारोबार है। और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये भुजबल जी की केबल बिजनेस है। मैं वही पूछने वाला था, क्योंकि एक बड़ा पॉपुलर किस्सा चलता है, क्योंकि आप आज यहीं पे हैं तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं वो कहानी। इस बारे में बड़ी चर्चा रहती है कि जो क्रिटिकल हुआ करते थे उस टाइम पे गवर्नमेंट के, उन चैनल्स को भुजबल एयर नहीं होने देते थे, या वो केबल पे वो उतना स्लॉट पे वो दिखता नहीं था। तो जो आपने बताया फाइटर स्पिरिट है, हम्बल रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, ये पक्ष भी है छगन भुजबल की पर्सनैलिटी का। देखिए छगन भुजबल जैसे मैंने कहा ना, फाइटर हैं, मैं कहूंगा कुछ हद तक मास लीडर भी है। उनकी एक पहचान थी, खास करके 90 के दशक में बहुत लोग, बड़ी संख्या में लोग उनको मिलने आते थे। 2009-10 में हमने एक स्टोरी की, मैं IBN लोकमत भी संभालता था, एक मराठी चैनल, उसमें हमने महाराष्ट्र सदन जो दिल्ली में बना है उस पर स्टोरी की, किस तरह से उसमें घोटाला हुआ है और छगन भुजबल का नाम आ रहा है। वो स्टोरी जैसे ही हम चलाते हैं, हमें फोन आते हैं हमारे जो संवाददाता है नासिक में और कई महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों में, कि हमारे चैनल को बंद किया गया है। तो मैंने कहा बंद क्यों? नहीं, उन्होंने कहा कि आपने छगन भुजबल के खिलाफ स्टोरी की है, यहां जो केबल जो चलता है वो छगन भुजबल के नाम पर चलता है। हालांकि दूसरा केबल ऑपरेटर था, लेकिन कंट्रोल एक तरह से छगन भुजबल के हाथ में था, या वो छगन भुजबल के आदमी थे, मेरे आदमी चारों तरफ तो है। जैसे आपका तो उनसे संपर्क था, तो मैंने फोन किया उनको कि भुजबल साहब क्या कर रहे हैं? मैं भुजबल साहब क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हें ही स्टोरी का के लिए आपने ये स्टोरी, मैंने कहा सर ये स्टोरी आप उसे डिसमिस करिए, वो आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप अपनी केबल, हमारे केबल ऑपरेशन को बंद क्यों कर रहे हैं? उसने कहा नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आप उनसे बात करिए। 3 साल तक करीब नासिक में हमारा चैनल नहीं चला, जो एक बड़ा शहर है मोहन, क्योंकि वहां इनका दबदबा था। देखिए एनसीपी जो है ना, विचारधारा क्या है आज एनसीपी की? हम शिवसेना की बात करते हैं, कहीं मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र अस्मिता या हिंदुत्व की बात होती है, डीएमके की बात करते हैं, द्रविडियन आइडेंटिटी। यहां जो लीडर्स हैं
वो कई जो है वो केवल आए हैं क्योंकि उनको लगता है पॉलिटिक्स के जरिए हम आगे अपने लाइफ में जा सकते हैं। क्योंकि अभी माइनस पवार यही क्राइसिस आएगा कि हाउ इज एनसीपी डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस। तो वही जो मैं साहिल सर से पूछ रहा था कि लेजिटिमेसी या जो आइडेंटिटी वाला पक्ष है उसको कैसे अब जो एनसीपी जैब जो भी बनेगी, अगर पावर फैक्शन भी उधर चला जाता है तो जो भी बचेगी उसके सामने ये प्रश्न तो आने ही वाला है। नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मुझे लगता है ये देखिए, एक तो प्रश्न था आफ्टर पवार हु। मैं आपको बताऊं, प्रफुल्ल पटेल का कहना या कुछ उनके करीबियों का कहना है कि उन्होंने 2018 में पवार साहब को चेतावनी दी थी कि अगर आप सुप्रिया सुले को अपना वारिस बनाना चाहते तो उनको मुंबई लाइए, उनको वहां की राजनीति करने दीजिए विधानसभा की, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो महाराष्ट्र की पार्टी है, हमारी पार्टी दिल्ली से नहीं चल पाएगी, हमें उसे मुंबई से चलाना पड़ेगा। तब हुआ नहीं, शरद पवार ने कहा नहीं, सुप्रिया सुले हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रही है, अजीत पवार यहां विधानसभा में है। लेकिन इनके सामने यही चुनौती है। 2004 में निखिल, जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकराया, तब फिर पार्टी का क्या अस्तित्व रह गया, क्योंकि आपने सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन की, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। उन्होंने जब खुद कह दिया कि नहीं बन सकती, तब शरद पवार के सामने ये सवाल उठा कि फिर आप कांग्रेस वापस क्यों नहीं आते। तब पवार साहब ने हमारे कुछ पत्रकारों से कहा, मुझे कहा कि देखिए, मैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं, पहचान। मैं दिल्ली के हाई कमांड कल्चर में नहीं रहना चाहता। तो पवार जी की पार्टी जो है वो अपने आप को एंटी हाई कमांड कल्चर की पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन विचारधारा उसके आगे कैसे जाएगी। तो कई कांग्रेस एनसीपी के नेता शायद सोचेंगे कल 3-4 साल बाद कि क्या हम एक बार फिर कांग्रेस में जाएं, और कांग्रेस के साथ मजबूत होकर हम क्या महाराष्ट्र में टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि इस तरह जो पश्चिम महाराष्ट्र में क्या होगा, एनसीपी बनाम शिवसेना, एनसीपी का एक गुट बनाम एनसीपी का दूसरा गुट, वहां कांग्रेस भी है। वहां देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में अगला किस्सा क्या होगा कौन जाने, लेकिन एनसीपी के सामने एक अस्तित्व का सवाल है। आफ्टर पवार हूं और किस डायरेक्शन में अब एनसीपी जाएगी, ये बहुत मुश्किल है। एक मैं कहूं, छगन भुजबल की बात कही है, बड़े रोमांचक आदमी। वो 2 साल जेल में थे और बड़े दुखी थे, क्योंकि उनका कहना है कि जब मैं जेल चला जाता हूं, और शरद पवार ने लेटर भी लिखा था कि अगर इनको कुछ होता है, हाँ, और चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। हाँ, और वो एक जमाने में नॉनवेज के बड़े शौकीन थे। जेल में जाकर उन्होंने कहा अब मैं केवल वेजिटेरियन बन गया हूं। तो कुछ दिनों पहले जब हम मिले तो मैंने कहा सर क्या ऑर्डर कर रहे हैं। अरे क्या है, मीते काही मी भाजी खाणारा माणूस। तो सर मैं सिर्फ सब्जियां खाता हूँ, हरी सब्जियां। मैं बस सब्जी खाता हूँ। तो हमने तो मटन मच्छी मंगाई। और है बड़े शौकीन आदमी, बहुत और तेज तरार है, बिल्कुल तैयार है। लेकिन गृह मंत्री जब बने, उन पर बड़ी शिकायतें हुई। क्या उन्होंने इंस्पेक्टर ट्रांसफर्स पुलिस में, जो महाराष्ट्र में अब परंपरा एक तरह से बन गई है। लेकिन मेरा सवाल तो यही है ना कि ये सब जो व्यक्ति जो स्विच ओवर हुए, इनके खिलाफ बीजेपी ने पिछले सालों में कितना बड़ा कैंपेन चलाया है। आप किरीट सोमाया की बात सुनिए। किरीट सोमाया ने कहा हसन मुशर्रफ तो सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, उनकी शुगर कोऑपरेटिव कोल्हापुर में है, वो करप्ट आदमी है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्टर जा रहा था, मिला जब ये स्विच ओवर हुआ और वही हसन मुशर्रफ मंत्री बन गए अब बीजेपी के साथ। किरीट जी अब आपका क्या कहना है। किरीट जी स्माइल करते हैं ऐसे, और किरीट जी नॉर्मली बड़े कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार होते हैं। तो देखिए, राजनीति में यही बदलाव आया। कौन सोचता था कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ आएंगे इस तरह से। छगन भुजबल ने तो पूरी जर्नी अब बना दी। शुरुआत की उन्होंने शिवसेना में, कांग्रेस में गए, एनसीपी में, और अब इसी तरह से इस सरकार में आ गए। और अभी वापस मतलब जो वो सर्कल पूरा हो रहा है, क्या पता कल मतलब जिस गठबंधन में गए वहाँ पे शिवसेना भी है और वहाँ भाजपा भी है। हम सुधीर सूर्यवंशी सर आपके पास आना चाहते हैं। शुक्रिया, आपने इतने पेशेंटली हमको सुना। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी एनसीपी पे बड़े विस्तार से बात हुई है, राजीव सर ने और साहिल सर ने अपनी बात रखी। हम ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है। जो घटना हो गई है वो तो सब लोग जो ऊपर हो रहा है वो तो हमको दिख रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो खुद को एक ट्रांजिशन कैंडिडेट की तरह नहीं देखते हैं, वो सीएम बने रहने में इंटरेस्टेड है। उन्होंने वो पोस्टर भी छपवाया था जो नेशनल मीडिया में छपा, जिसकी बड़ी चर्चा हुई, जिसके अंदर उनकी तस्वीर थी।
बताया जा रहा है कि एनसीपी का जो फैक्शन टूट करके सरकार में आया है उसके बाद उन्होंने अपने विधायकों के साथ में बैठक की है। आज का अपडेट यह है कि उनकी मुलाकात राज ठाकरे से भी हुई है। तो आपकी क्या जानकारी है, शिंदे फैक्शन के अंदर किस तरह की चिंताएं हैं? देखो, शिंदे फैक्शन के अंदर आपने देखा होगा जिस दिन अजित पवार का एंट्री हुआ ये गठबंधन में, उस दिन से शिंदे फैक्शन काफी टेंशन में। और उसके पहले भी आपको याद होगा 2 महीने पहले मैंने 17 अप्रैल को स्टोरी किया था कि अजित पवार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उस स्टोरी के बाद में महाराष्ट्र में काफी बवाल हुआ, काफी चर्चा हुई। उसके बाद में अजित पवार ने, आपको याद हो, खुद होकर कहा कि मैं कहाँ जाने नहीं वाला हूं, मैं इधर ही रहने वाला हूं। उन्होंने रिपोर्टर को भी कहा कि मैं एफिडेविट आपको लिखवा के दूं क्या, मैं किधर जाने वाला नहीं बीजेपी के साथ में। लेकिन उसके बावजूद भी वो बीजेपी का दामन उन्होंने थामा। उसी टाइम को आपको याद होगा शिंदे फैक्शन के काफी जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि जब अजित पवार ये गवर्नमेंट को ज्वाइन होंगे तो गवर्नमेंट से एग्जिट ले लेंगे, ये गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे, क्योंकि अजित पवार की वजह से ही वो गवर्नमेंट से उन्होंने छुटकारा पाया था, महाविकास आघाड़ी, और उद्धव ठाकरे को छोड़ा था। अभी अजित पवार वही वापस आते तो हम क्या करेंगे। अभी महाराष्ट्र में सोशल मीडिया में काफी दिलचस्प एक व्हाट्सएप वायरल हो रहा है। जिस सासुमा के लिए उन्होंने घर छोड़ा, वही सासुमा उनको जब बंटवारा हुआ वही सासुमा उनके साइड में आ गई। तो मुझे लगता है जो अजित पवार के लिए उन्होंने घर छोड़ा, आप मराठी में भी बोल सकते हैं, हम ट्रांसलेट कर देंगे। नाही, ज्या सासूसाठी आपण घर सोडलं ती सासू पुन्हा जेव्हा बंटवारा झाला, वाटणी झाली, त्या वाटणीमध्ये पुन्हा तीच सासू त्यांच्याकडे आली। इसका मतलब है कि जिसके लिए उन्होंने घर चढ़ा वही आदमी उनको बंटवारे में आ गया, वो आदमी है अजित पवार। अभी बताइए कि वो आदमी को कैसे झेलेंगे वो आदमी, क्योंकि अजित पवार एक ऐसा आदमी है, वो शिंदे जैसा और देवेंद्र फडणवीस जैसा आदमी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वर्बली तो एक्सेप्ट कर ली, बॉस बोला भी उन्होंने कुछ दिन पहले जब इंटरव्यू दिया था, एडजस्टमेंट भी करते हैं देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ में। लेकिन अजित पवार एक एडजस्टमेंट करने वाला पॉलिटिशियन नहीं है। ये महाराष्ट्र का एक माचो स्टाइल का पॉलिटिशियन है, वो उनका शूज है काफी बड़ा है। तो मेरे ख्याल से अजित पवार उनका एक डोमिनेंस है, एक डोमिनेंस रहता है हर चीज में, जो सामने वाले की बात नहीं सुनते और सुनेंगे तो उनका ही मेरे ख्याल से वो थोपते दूसरे के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो चीज अभी आने वाला जो कैबिनेट मीटिंग रहेंगे, क्रुशियल मीटिंग रहेंगे, तो उसमें काफी बातें आएगी। और उसकी वजह से मेरे ख्याल से शिंदे फैक्शन और भारतीय जनता पार्टी दोनों डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि एक एक साइंस का एक रूल है, एक्शन पे रिएक्शन होता है। जिस तरह से शिंदे अजित पवार को लाया गया, वो एक्शन हुई, उसका रिएक्शन शिंदे फैक्शन में देखने को मिल रहा है। अभी उसके देखो आप जो रेपरकेशन कैसे हो रहे, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में 3 शिवसेना गुट के म्हणजे शिंदे गुट के एमएलए और 3 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, और वो डिस्ट्रिक्ट में जो आदिति तटकरे है, जो सुनील तटकर की बेटी है, वो मिनिस्ट्री बनी है अभी अजित पवार के साथ में। अभी उसको गार्डियन मिनिस्टर बनाया जा रहा है। अभी शिंदे गुट के लोग बोल रहे हम 3 है, भारतीय जनता पार्टी पर 3 है, और एनसीपी का एक ही विधायक है, वो भी आदित्य तटकरे, उसको गार्डियन मिनिस्टर, वो पालक मंत्री कैसे बन सकते हैं हम? हाँ, तो कैसे बन सकते? उनकी वजह से वो मेरे ख्याल से उन्होंने महाविकास आघाड़ी छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा था। अभी वही विधायक, वही पार्टी का आदमी अभी पालक मंत्री बन जाएगा तो कहाँ जाएंगे? तो ये भी एक सवाल है सर। दूसरा सवाल है कि अजित पवार का जो बेटा है, लास्ट टाइम मावल से उन्होंने चुनाव लड़ा था, बहुत बुरी तरह से हार गए थे उनके बेटे मावल लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का शिवसेना के अगेंस्ट में। अभी अजित पवार के बेटा वहां पे अपना स्टेक क्लेम कर सकते कि अभी मेरे पिताजी अभी डिप्टी सीएम है, सीएम भी हो सकते, तो मैं क्यों न यार इस सीट पे क्लेम करूं? तो शिंदे गुट का जो अभी लोकसभा का खासदार है बारने, तो वो कहाँ जाएंगे? ये काफी सवाल मेरे ख्याल से ये उठने वाले। अभी 3 पार्टी है और 3 पार्टी के टिकट बंटवारा हो, सब अभी टिकट बंटवारा तो छोड़ दियो, पोर्टफोलियो भी हो नहीं पाया। लास्ट संडे वो सेरेमनी 5-6 दिन हो गए, क्या हो गया? अभी संडे आना कम से कम 8 दिन हो जाएंगे, अभी मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री भी नहीं बंटवारा हुई। तो काफी इन फाइटिंग टग ऑफ वॉर विद इन द गवर्नमेंट चल रही है। हाँ, और कंटिन्यू चलते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है सर, ये चीज रुकने वाला नहीं है। जी,
सर जैसे आपने बताया कि एकनाथ शिंदे फैक्शन का एक तो ये चिंता है कि भाई उनके एनसीपी और कांग्रेस की वजह से तो हम छोड़ के आए थे और अब आप लोग उनको लेके आए हैं, ये एक मतलब आइडियोलॉजिकल लेंस से देखने पे लगता है। लेकिन बहुत लोग ये भी मत रखते हैं कि ये ज़्यादा फंक्शनल है, जिन चीज़ों के बारे में आपने बाद में हिंट किया कि भाई 1 और 1 11 तो होता नहीं है कि सब लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे तो सब जीत जाएंगे, क्योंकि आप पिछला चुनाव तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के जीते थे। तो क्या एकनाथ शिंदे फंक्शनल चीज़ों से ज़्यादा चिंतित है? क्योंकि जैसे अभी उनके बारे में ये कहा गया है कि हमें अभी ये देखना है, आने वाले चुनाव ये बताएंगे कि वो जो शिवसेना से टूट करके अलग हुए हैं, अब तो खुद ही वो ओरिजिनल शिवसेना का वो दावा करते हैं, लेकिन क्या जो शिवसेना का इमोशनल कार्डर है उनको उसी तरह से सपोर्ट करेगा जो तब करता था जब वो ठाकरे फैमिली के साथ में थे? उस आशीर्वाद के बिना उनका क्या होगा? तो क्या वो उस चीज को लेके भी थोड़ा नर्वस है कि अगले इलेक्शंस में मुझे देखना है कि काम कैसे होगा, और अब ये एक और पार्टी को लेके आ गए हैं जो अपने एमएलएज और अपने प्रेशर ग्रुप्स को साथ में लेके आएंगे? क्या ये ज्यादा फंक्शनल है जो उनकी चिंता है? क्या उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं रिप्लेसेबल तो नहीं हो जाएंगे एनसीपी के आने से? देखो, आप एक चीज याद रखो, कोई भी घर में सासू मां डोमिनेटिंग रहती है तो घर का क्या हालत होता है सबको पता है। अभी अजीत पवार जैसा डोमिनेटिंग लीडर आ गया है गवर्नमेंट में, तो उनकी हालत क्या हो गई, उसके रिपरकेशन अपने हमको देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से कल ही, उद्धव ठाकरे को कम से कम 10-15 जो शिंदे गुट के विधायक हैं, उन्होंने फोन करके ये कहा कि हमने आपके अगेंस्ट में एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया नहीं था, आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट में एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया नहीं था। तो मेरे ख्याल से वो जो डायलॉग बंद हो गया था मातुश्री से, वो डायलॉग फिर से ओपन कर रहे, जो 15-20 लोग जो बात के चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो संजय राउत ने भी उन्होंने वही सेम चीज कही। तो मुझे लगता है कि अभी 40 विधायक जो शिंदे गुट के साथ है, उसमें 15-20 विधायक अभी मातुश्री वापस जाएंगे, तो शिंदे का वजूद क्या रह जाएगा इस आघाड़ी में? फिर सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, वो भी बड़ी चीज है। दूसरी चीज, जो विधायक शिंदे गुट के साथ में, वहां पे एनसीपी के जो अजीत पवार के गुट के जो विधायक है वो वहां पे है, तो टिकट किसको मिलेगा? वो भी बहुत बड़ी समस्या है ये विधायकों के लिए। दूसरा, बात चल रही कि अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्ट्री ले सकते हैं, कि अजीत पवार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लिया, तो उसी अजीत पवार के अगेंस्ट में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था विद इन द पार्टी कि अजीत पवार हमको फंड नहीं देते, अजीत पवार हमारे जो प्रोजेक्ट है उनको फंड एलोकेशन नहीं करते। अभी वही आदमी जब मुनीम जी बन जाएगा, गल्ले पे बैठ जाएगा, तो आपको वापस फंड देगा क्या? कि वही अपनी पार्टी के विधायक का इंटरेस्ट मेंटेन करेगा, उसकी देखभाल करेगा? वो भी बहुत बड़ी चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक केमिकल लोचा हो गया है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, लोग एक शॉक के ऊपर शॉक, एक शॉक के ऊपर शॉक, ये हो रहा है। लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं, कुछ लोग बात नहीं कर रहे, लोग रिएक्ट नहीं हो रहे, कुछ लोग, लेकिन मेरे ख्याल से लोग देख रहे, ये सब चीजें देख रहे, इसका एडवर्स इंपैक्ट भी हो सकता है। जिस अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के कैंप ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, अभी वही अजीत पवार उनके साथ में है। तो मुझे लगता है सब अभी किसी का भी इथिक्स नहीं रहा, किसी का प्रिंसिपल नहीं रहा, कोई भी चेयर के लिए किधर भी जा सकता है। चेयर के लिए वो पार्टी चेंज कर रहे हैं, चेयर के लिए आइडियोलॉजी चेंज कर रहे हैं, तो कुर्सी बचनी चाहिए। इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है सबका? अभी आज की जो डेवलपमेंट हुई, नीलम गोरे जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिप्टी चेयरमैन है, वो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की गुट की एमएलसी थी, उन्होंने शिंदेगढ़ का दामन थाम लिया। तो वो क्या है, उनको पता था कि वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेगी, तो उनकी जो डिप्टी चेयरमैन की चेयर है वो जाएगी, चली जाएगी। पार्टी बदलो, आइडियोलॉजी बदलो, लेकिन चेयर मत बदलो, ये सबसे अहम चीज चल रही है। अजीत पवार के पहले डिप्टी सीएम की चेयर थी, अभी उधर गई, वही चेयर है। पार्टी बदला, पार्टी सेम है, तोड़ दिया, आइडियोलॉजी चेंज कर दिया, चेयर सेम है। मेरे ख्याल से ये जो किस्सा जो कुर्सी का चल रहा है ना, वो बहुत ही दिलचस्प चल रहा है। वो कुर्सी के पीछे सब भाग रहे, और उसी लिए अपोजिशन के अभी मेरे ख्याल से लोग नहीं है, लेकिन अपोजिशन की स्पेस है, अपोजिशन की स्पेस बढ़ेगी इसकी वजह से। क्योंकि एक तरफ आपकी, जैसे आपने बताया कि अरिथमेटिक हो सकती है, लेकिन वो केमिस्ट्री में तब्दील होगी का, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आज की गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा नंबर है, नंबर की कोई चिंता ही नहीं है, तो उधर लेकिन केमिस्ट्री क्या, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे अपोजिशन जो कांग्रेस है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में हम कांग्रेस की बहुत कम बात करते, हमेशा जब भी डिबेट होता है,
तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो विदर्भ रीजन है कांग्रेस का एक बार वो वैसी हुआ करता था, वो रीजन में कांग्रेस स्विंग कर रही है अच्छी तरह से। लोग कांग्रेस को पसंद करें। जो भी कुछ पिछले चुनाव हुए है, मंडी के चुनाव हो, एमएलसी के चुनाव हो, बाकी छोटे छोटे इलेक्शंस हो, वहां पे कांग्रेस ने मेरे ख्याल से बीजेपी को हराया। जो नागपुर के एमएलसी का इलेक्शंस था, वहां के 50 साल बाद पहली बार जो आरएसएस का आदमी हमेशा खड़ा होता था एमएलसी के टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो कांग्रेस का आदमी जीत के आया। अमरावती में जीत के आया, औरंगाबाद में जीत के आया। सब तरह से मेरे ख्याल से बीजेपी के समझ में ना रहे मुझे कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उसको ये चीज समझ में नहीं, सिर्फ मेरे ख्याल से अरिथमेटिक देख रहे। 2+2 राजनीति में हमेशा 4 नहीं रहते, कभी 0 भी हो जाते, कभी 6 भी हो जाते। लोगों का मेरे ख्याल से लोग क्या सोच रही है, लोगों का रुझान क्या है, ये भी बहुत अहम चीज है। सिर्फ विधायक को तोड़ो मोड़ो राजनीति करो, इससे नहीं होता ना। लोगों का भी मेरे ख्याल से इंटरेस्ट देखना चाहिए। सर हम देवेंद्र फडणवीस पे आना चाहते हैं, लेकिन सिंस हम अभी शिवसेना की बात कर रहे थे तो हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि इस तरह की सुगबुगाहट भी है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो ये एस्ट्रेंज्ड ब्रदर्स हैं, इनके बीच में भी चीज़ें सुधर सकती हैं। क्या इनके साथ आने की कोई संभावना है? अटकल जो लग रही है यहाँ दिल्ली में, आपकी क्या जानकारी है? देखो एक चीज है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। पॉलिटिक्स में कोई चीज हम रूल आउट नहीं कर सकते। किसने सोचा था कि शरद पवार का जो भतीजा अजित पवार एक दिन शरद पवार को छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लेगा? किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि शरद पवार ने जिस तरह से अपने बेटे जैसे उनको ग्रूम किया था, सब कुछ जो चाहिए वो दिया था। वही आदमी शरद पवार को बोलते तुम कितने साल बाद पार्टी का प्रेसिडेंट रहोगे, बूढ़े हो गए, अभी रिटायरमेंट ले लो, मैं आपके कोख से पैदा नहीं हुआ इसलिए मुझे दरकिनार कर रहे हैं, आप बेटी को जान रहे। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के और राज ठाकरे की जो अटकलें चल रही है साथ आने की, उसमें मुझे तो अभी कुछ ज्यादा संभावना नहीं लग रही, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की राजनीति की स्टाइल अलग है। और एक ही जैसे हम बोलते हैं कि एक मैन में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह हर एक का वजूद अलग है, हर एक का फाइट अलग है, हर एक अलग तरीके से सोचते। उद्धव ठाकरे भली आज उनके पास में ज्यादा विधायक न हो, लेकिन उनके साथ में एक सिंपति है। उनको लगता है कि वो अकेले के दम पे भी चुनाव लड़ सकती है। इतनी उनको मेरे ख्याल से इतना कॉन्फिडेंस भी कोई लोग जो उद्धव ठाकरे के करीबी है वो बोल रहे कि कांग्रेस और एनसीपी टूट भी जाएगी तो अकेले खुद के दम पे चुनाव लड़ने के लिए भी उनकी मेरे ख्याल से प्रिपरेशन है। तो मुझे ज्यादा संभावना अभी तो इस वक्त कुछ लगती नहीं कि दोनों जो भाई है वो साथ में आ सकते, क्योंकि आज का जो राज ठाकरे का जो मीटिंग है एकनाथ शिंदे के साथ में जाना आज वर्षा बंगलो में, मेरे ख्याल से थोड़ा एक सपोर्टिंग जो पोस्चरिंग बोलते हैं अब राजनीति में, किसी के घर जाके थोड़ा दिखा देना कि भाई इसको लोग आते हैं, मिलते हैं, इसका वजूद है, इसको सपोर्ट है। तो एकनाथ शिंदे के जिस तरह के से स्पेस और जो संभावना जो अटकलें काफी चल रही है उसके उनके जाने की, तो उनको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए, उनका थोड़ा एक माहौल बनाने के लिए ये विजिट, मैं इस विजिट को इस नजरे से देखता हूं। वो ज्यादा इससे मुझे नहीं लगता उसका कोई मायना होगा। ठीक है सर, अब हम आना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस पे। वो उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि मैं पुनः येईन, मैं दोबारा आऊँगा। आ ही गए। जब दोबारा उनकी सरकार बन गई फाइनली, एक बार आए, कुछ दिन बाद उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर वो दोबारा आ गए, लेकिन एज डिप्टी सीएम आए। अब ये हुआ है कि ये मतलब ऐसा मत है कि ये दिल्ली से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हुई थी, लेकिन मुंबई में देवेंद्र फडणवीस भी एक्टिव थे, तब जाके जो आपको ये नया कोalition दिख रहा है वो है। लेकिन हुआ क्या? उससे हुआ ये कि अब वो जो एक डिप्टी सीएम थे, अब उनको शेयर करना पड़ रहा है उसी पद को एक और व्यक्ति के साथ में। एक डिप्टी सीएम और भी आ गए, जैसे आपने कहा कि और काफ़ी अग्रेसिव डिप्टी सीएम आए हैं, जैसा आप कह रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस नए मैथ में खुद को कहाँ खोज रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें भी कही जाती हैं कि काफ़ी कोशिश रही कि उनको सेंटर में एब्जॉर्ब कर लिया जाए, यहाँ कोई ये दिया जाए। लेकिन उनसे जब एक इंटरव्यू में कुछ दिन पहले स्मिता प्रकाश ने एएनआई के लिए पूछा कि क्या आप सेंटर जाना चाहेंगे अगर आपको न्योता आता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुंबई में, मतलब मैं वहाँ की पॉलिटिक्स करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आपको क्या लगता है कि चीज़ें हो तो गई उनके मन से, लेकिन उनका भला हुआ या नहीं? देखो, जिस तरह से आपने मराठी में, आपको भी याद है कि भी पुन्हा येईन, तो इसका मतलब है कितना फेमस हो गया था वो वर्ड, मैं पुन्हा येईन। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ज्यादा तोड़ मोड़ रही है।
एक्चुअली 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस का लीडरशिप आया और 2019 में उन्होंने अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी अच्छी पकड़ है, उनका करियर home बेस्ट ministry दिया में बीजेपी ने अपना हाँ, उनके नेतृत्व में। हाँ, तो देवेंद्र फडणवीस ने काफी अच्छी तरह से महाराष्ट्र को रूल किया था। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा इतना बेस नहीं था, वो पार्टी को जो फैमिलीज थी, जैसे जैसे झार रहती है रशिया में, निकोलस, जो झार फैमिलीज रहती होती थी, उसके जरिए वो रूल करते थे। जो फैमिलीज थी वहां पे कोई बीजेपी कैंडिडेट डालते वो कभी चुन के नहीं आता था, वैसे फैमिली वो भारतीय जनता पार्टी में लेके आए। फॉर एग्जाम्पल विखे पाटिल की फैमिली हो, बहुत वेस्टर्न महाराष्ट्र की काफी, पद्मसिंह पाटिल की फैमिली हो, मोहितू पाटिल की फैमिली हो, ऐसे फैमिली के आगे बीजेपी कभी भी मेरे ख्याल से 50 साल भी जीत नहीं सकती थी। लेकिन वही फैमिली को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में लाके भारतीय जनता पार्टी का एक बेस बॉर्डर किया। जो भारतीय जनता पार्टी कुछ इलाकों में सिर्फ सीमित थी, उसका बेस बॉर्डर किया। वैसा ही उन्होंने मेरे ख्याल से वो एक्सपेरिमेंट किया था गोवा के इलेक्शन में, जैसे रानी हो, बाकी बहुत बड़ी फैमिलीज थी, उनको भारतीय जनता पार्टी में लाके भारतीय जनता पार्टी को सबसे अच्छे मार्जिन से विक्ट्री दिलाई थी जब लास्ट इलेक्शन हुआ था। वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने महाराष्ट्र में किया। लेकिन ये करते वक्त मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने उनको इलेवेट करने के बजाय उनको डिमोशन, और जो लीडरशिप जो उभर रही थी वो लीडरशिप को बोनसाई कर रहे, वो लीडरशिप को कट टू साइज कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को मेरे ख्याल से जब शिवसेना ही तोड़नी थी तो देवेंद्र फडणवीस के जरिए वो शिवसेना की क्यों तोड़ा? तो दूसरा कोई मीडियम यूज करते थे शिवसेना तोड़ने का, तो देवेंद्र फडणवीस विलन नहीं बन पाते महाराष्ट्र में। आज के तौर पे उनको ऑर्डर कहां से आ रहा है, किसके प्लान पे वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनका फेस महाराष्ट्र में। इसलिए देवेंद्र फडणवीस के मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जो उनकी प्राइम मिनिस्टर की रेस है, उसमें 2014 में यहां पे हम काफी बात सुनते थे कि 2014-19 के बाद में देवेंद्र फडणवीस विल बी प्रोमिनेंट फेस इन द प्राइम मिनिस्टर रेस। अभी वो आदमी प्राइम मिनिस्टर का एक रेस का एक लंबा मेरे ख्याल से एक प्रोमिनेंट फेस था, वो आदमी सीएम भी नहीं बन पा रहा है। अभी ऐसी हालत होगी बेचारे की। जो एकनाथ शिंदे उनके जो डेप्यूटी थे, जूनियर थे, वो अभी उनके बॉस बन गए। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में उनको बॉस कहना पड़ा। तो मुझे लगता है एक तरह से एक लीडरशिप क्राइसिस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में क्रिएट कर रही है, वो डेलिबरेटली लेकिन क्रिएट सर कर रही है। इसको तो वैसे भी कहा जा सकता है ना कि वो उनका मतलब एक पॉलिटिकल एक्यूमेन है कि उनको पता है कि कहाँ बोलना है। उन्होंने इंटरव्यू में बॉस बोल दिया, लेकिन हो सकता है कि अंदर खाने उनकी चलती हो। क्या ऐसा है? नहीं, वो बात बराबर है, उन्होंने बोल दिया, बॉस बोल दिया, लेकिन जिस एडवर्टाइज के वजह से वो उनका मन मिटाव हो गया था, आपको याद होगा। जी जी जी, जिस एडवर्टाइज में फुल पेज एड्स आए थे, यहाँ दिल्ली में भी हमने देखा, यहाँ के अखबारों में भी छपे थे। हाँ, खुद को पॉपुलर सीएम और देवेंद्र फडणवीस कम से कम मेरे ख्याल से जो लोगों की पसंदीदा थे कम दिखाए थे एकनाथ शिंदे से। उस एड के बाद में उन्होंने काफी जो ज्वाइंट प्रोग्राम थे सीएम के साथ में एकनाथ शिंदे, वो उन्होंने कैंसिल किए थे, ड्रॉप किए थे। लेकिन आपको याद होगा कि अजीत पवार का जो ऑपरेशन होने वाला था, मैंने वो ट्वीट भी किया था और मेरा एक मुंबई डायरी नाम का एक कॉलम भी रहता है न्यू इंडियन एक्सप्रेस, वहां पे भी लिखा था अजीत पवार का जो ऑपरेशन है वो उसको टाइम था, वो ऑपरेशन इतना जल्दी होने वाला नहीं था। लेकिन वो कुछ लोग जो नजदीकी लोग हैं उनके, वो बताते हैं कि ये वो एडवर्टाइजिंग की वजह से देवेंद्र फडणवीस काफी हार्ट हो गए। और उन्होंने कहा भी, जो लो आईक्यू के लोग हैं शिवसेना में, उन्होंने वो ऐड दी थी, उन्होंने कहा था ये मिसफायर हो गया उन लोगों से, ये ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि वही ऐड की वजह से देवेंद्र फडणवीस को कंपेल किया होगा, भारतीय जनता पार्टी को कंपेल किया होगा। अभी अपने को एक दूसरा आदमी की जरूरत है जो शिंदे को सीएम हो लेकिन उसको कट टू साइज कर सकता है। तो सीएम का जो डोमिनेंस बढ़ रहा था गवर्नमेंट में, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, लेकिन उनको थाने और उनके जो नजदीकी इलाका है वहां पे एक कांस्टेबल की भी पोस्टिंग नहीं कर सकते, एक पीआई की ट्रांसफर नहीं कर सकते, पूरा कुछ भी अधिकार नहीं। होम मिनिस्टर होने के बावजूद पूरे अधिकार शिंदे ने अपने साथ लिया था। काफी आईएएस और आईपीएस पोस्ट भी काफी अनबन होती है दोनों में, और काफी चीजें महाराष्ट्र में उनके बीच में हो रही थी। मुझे लगता है कि अभी अजीत पवार को इंडक्ट करके ये गवर्नमेंट में लाके अभी एक मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के अंग्रेज में अपना एक स्कोर सेटल भी किया होगा इस जरिए से। तो वो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि बॉस बोल दिया, लेकिन अंदर खाने में जो करना है वो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो उसी वजह से मुझे और लगता है कि एकनाथ शिंदे को और कट टू साइज करने के लिए उनके और अजीत पवार, उनकी काफी गहरी दोस्ती है। दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है,
दोनों में एकदम सूझबूझ है, दोनों कंटेम्पररी पॉलिटिशियन है, तो उनकी काफी बनती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में। मुझे लगता है भी वो अजित पवार का इस्तेमाल एकनाथ शिंदे को कट्टुसाइज करने में, एक एग्जिट का डोर दिखाने में भी यूज कर सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से वो करवाहट ले रहे, उसका कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए अजित पवार ने जो उनका गुट गया है, उनको जो नंबर जुटाने थे, काफी अभी मेरे ख्याल से शॉर्टेज आ रहा है, क्योंकि अजित पवार का जो इलेवेशन है वो सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन है। जब उनका इलेक्शन सीएम के तौर पे होगा, उसके बाद ही मुझे ऐसा लगता है शरद पवार के साथ जो विधायक है, फिर वो विधायक अजित पवार के पास जा सकते। अजित पवार का इलेवेशन नहीं होगा सीएम के तौर पे, तो वो विधायक मेरे ख्याल से जा नहीं सकते। आज ही हमारी दोपहर में विधान भवन में जयंत पाटिल जो एनसीपी के जो प्रेसिडेंट महाराष्ट्र, उनसे बात हो रही थी। पवार फैक्शन अभी 2 प्रेसिडेंट हो गए, ऐसे बता के बताना पड़ता है। पवार फैक्शन के अभी वो स्टेट प्रेसिडेंट है। तो बंबई में जगह की काफी किल्लत रहती है, छोटा ही घर रहता है, तो उसके 1 RK कर दो, 1 BHK कर दो, छोटा रूम कर दो, तो उसी तरह से गवर्नमेंट का हो रहा है, ये फैक्शन इधर, वो फैक्शन इधर। ऐसे ये घर में कितने लोग सोएंगे पता नहीं। अभी ये राजनीति में ऐसी हालत महाराष्ट्र की राजनीति की हो गई, जैसे छोटे छोटे मकान में 10-10, 15-15 लोग सोते हैं, तो जगह की वजह से वैसी हालत ये गवर्नमेंट की हो रही है। तो मुझे जो लगता है, जो आपने जो पूछा, इसके वजह से देवेंद्र फडणवीस, मुझे लगता है कि उनको एक पावर देना था, उनको थोड़ा एलिवेट करना था, और उन्होंने कहा कि वो सेंटर में जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, वो जाना नहीं चाहते। लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाता है? देवेंद्र फडणवीस ने जब एकनाथ शिंदे का नाम का ऐलान हुआ एज ए चीफ मिनिस्टर के तौर पे, तो उन्होंने क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो बाहर बैठेंगे, वो डिप्टी सीएम और कोई भी पोजीशन नहीं लेने वाले। लेकिन 5 मिनट में जेपी नड्डा जी का एएनआई पे एक बाइट आ गया कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ लेंगे, तो उनको कोई चारा नहीं था, शपथ लेनी पड़ी। एक्चुअली वो चाहते थे जब इनका डिमिशन हो जाएगा तो थोड़ा लीडरशिप के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है फ्यूचर के लिए, लेकिन उनको फोर्स किया गया तो उन्होंने ले ली। अभी अजित पवार का इलेक्शन हो गया तो उनके गुट से कोई 2-3 DCM बनाए गए। उस टाइम पे देवेंद्र फडणवीस जैसे सेंटर में काफी चर्चा चल रही कि कैबिनेट रिसपेल हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, उसमें देवेंद्र फडणवीस का इलेवेशन और इंडक्शन हो गया, तो सरपंच होने की कोई बात नहीं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा वो पार्टी इंटरेस्ट और वो सब जो अरिथमेटिक रहते हैं इलेक्शन की, इलेक्ट्रोल अरिथमेटिक इंटरेस्ट, वो मेंटेन करना उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अंतिम प्रश्न हमारा, जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस की जो ये मतलब अभी तीसरा एपिसोड, हम तीसरी सीरीज ही देख रहे हैं, तीसरा सीजन कह लीजिए इसको, इन 4 सालों में इस बार का जो सीज़न है उसकी कोई दिलचस्प कहानी आपको ऐसा लगता है कि जो नेशनल मीडिया में उतनी डिस्कस नहीं हुई है और आप वो चीज़ यहाँ हमारे दर्शकों से बांटना चाहते हैं? कोई अंदर खाने की चीज़ जो आपको लगता है कि ये वाइडली जितनी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं उसमें इन चीज़ों का मेंशन नहीं है और वो चीज़ आगे देखने वाली होगी? देखो, 2-3 चीजें हैं एक्चुअली। लोग अजित पवार जो एस्पिरेंट है सीएम के लिए और एक बड़े कद्दावर नेता है, और उनकी शरद पवार के साथ जब नहीं रही थी, पर्टिकुलरली सुप्रिया सुले के इलेवेशन के बाद में, एक अंदर की मैं बात बताता, आपने जैसे पूछा, तो मुझे लगता है 2019 में भी जब डिप्टी सीएम का पोस्ट देने का जब चल रहा था एनसीपी को, उस टाइम उद्धव ठाकरे की डिसीजन हो गया था वो सीएम रहेंगे। उस टाइम पे मैंने जो चेकमेट किताब लिखा है उसमें थोड़ा दर्ज किया है। उस टाइम भी शरद पवार उन्होंने मन बना लिया था कि वो जयंत पाटिल को डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे, और ये पवार फैमिली की अंदरूनी बात वो अजित पवार के पास आ गई। फिर अजित पवार को लगा अभी मैं डिप्टी सीएम भी महाविकास आघाड़ी में बन नहीं पाऊंगा, तो मुझे दूसरा कोई जो निग्लेक्टेड पोर्टफोलियो वो मिल जाएगा, तो मेरी हैसियत क्या रहेगी। इसलिए जो शरद पवार ने जो डिस्कशन भारतीय जनता पार्टी के साथ अधूरा छोड़ दिया था, वो डिस्कशन का थ्रेड अजित पवार ने वहां से पकड़ा। फिर आगे जाके देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह से बात करके वो सुबह का शपथ उन्होंने एज ए डिप्टी सीएम के तौर पे और देवेंद्र फडणवीस ने सीएम के तौर पे लिया था। लेकिन उस टाइम पे उनके पास मैनेजमेंट नहीं था। उस टाइम उनके पास जो सीनियर कद्दावर लीडर चाहिए, जैसे प्रफुल्ल पटेल है, छगन भुजबल है, दिलीप वलसे पाटिल है, हसन मुशर्रफ है, वो लोग नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में उनके पास वो लोग हैं। उन्होंने अब 2.5 साल में काफी होमवर्क किया, काफी एक कड़ी मेहनत ली, उसकी वजह से आज उनके पास
शरद पवार बड़े लीडर होने के बावजूद भी आज उनके पास ज्यादा नंबर है, ज्यादा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, टाउन प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट उनके पास है आज की तारीख में। इसलिए उन्होंने वो जो लास्ट उनका जो फियास्को हुआ था, वहां से उन्होंने एक लेसन लर्न किया और जो मिस्टेक्स हुई थी उसको करेक्ट करके अभी उन्होंने डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ ली। ये पहली बात। दूसरी, एकनाथ शिंदे जी है, मुझे जो जानकारी मिली थी उनको कहा भी गया था और बात भी चल रही थी एकनाथ शिंदे स्टेप डाउन कर सकते, जैसे अरिजीत पवार का इलेक्शन हुआ। तो मुझे लगता है एकनाथ शिंदे ने थोड़ा कन्विंस भी किया भारतीय जनता पार्टी को। इसी एट दिस जंक्चर उनको निकाला जाएगा तो एक बड़ा और रॉन्ग मैसेज महाराष्ट्र में चला जाएगा। इसलिए एकनाथ शिंदे थोड़ा टाइम बाय, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टाइम बाइंग, अभी ये एक जैसा ही चल रही है अभी शिंदे और भारतीय जनता पार्टी में के साथ में। अभी ये टाइम बाइंग कितना चलता है, 1 महीना चलता, 2 महीना चलता और क्या इलेक्शन के तौर पे चलता। और दूसरी बात है उनके ऊपर वो जो हैंगिंग सोर्ड है डिस्क्वालिफिकेशन की, जो 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन होने वाला है, उसमें एकनाथ शिंदे भी है, उनका नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को कूलिंग पीरियड देती या डिस्क्वालिफिकेशन का जो सोर्ड है वो निकाल के डिस्क्वालीफाई करती। अभी देखने वाली चीज है कि कौन सा वेपन, वो पॉलिटिकल वेपन शिंदे के अगेंस्ट में यूज करे और उनको पैसिफाई करे। सारे जितने दल हैं, जितने बड़े नेता हैं, हर किसी के ऊपर तलवार लटक रही है और वो उन सारे कंपल्शंस के अंदर अपने ये पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं। और बात सब लोग विकास की कर रहे हैं। सब लोगों का ये कहना है कि उनको महाराष्ट्र की चिंता है, उनको महाराष्ट्र के लोगों की चिंता है, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके काम करने की चिंता है, इसीलिए वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसका फैसला वैसे भी जनता को करना है कि जितनी नेताओं को उनके विकास की चिंता है, क्या उससे वो अग्री करते हैं, क्या उस चिंता को आधार बना के वो वोट देते हैं। बोलिए ना। आप जो बात करें, अभी एक अच्छा चीज आई। हाँ। तो एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी क्योंकि उद्धव ठाकरे हमेशा घर पे रहते थे। हाँ। तो कभी बाहर नहीं आते थे, टाइम नहीं देते थे। अभी अजित पवार ने पार्टी तोड़ी क्योंकि शरद पवार हमेशा एक्टिव रहते थे। अभी महाराष्ट्र की जनता किसके ऊपर बिलीव करे पार्टी तोड़ने के लिए और फैमिली तोड़ने के लिए? जो काम नहीं करता था उसके लिए और जो ज्यादा काम करता है उसके लिए। नहीं, वही है। मतलब इसलिए तो हमने कहा कि अब ये दर्शकों को और जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको तय करना है कि वो जितनी घटनाएं हुई हैं उनको किस लेंस से देखते हैं, वो कितना कन्विंस हो रहे हैं इस आर्ग्यूमेंट से कि जो हुआ है वो उनके भले के लिए हुआ है। महाराष्ट्र पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसा अभी सूर्यवंशी सर बता रहे थे आपको कि अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो नया कोalition बन रहा है वो कितना स्टेबल है। इस नए कोalition में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जगहें कितने स्टेबल है और क्या किसी को दिल्ली से न्योता आता है। इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। हम अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस सत्र के लिए हमें समय दिया। शुक्रिया आप दर्शकों का भी हमें सुनने के लिए। चलते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। दुनिया जहान का ध्यान महाराष्ट्र पर था, लेकिन बिहार में भी कम खेला नहीं चल रहा है। बिहार से भी ढेर सारी खबरें आ रही हैं। पूछा जा रहा है कि अब बिहार का अजीत पवार कौन होगा। क्या इन सारी ही खबरों का असर था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने विधायकों से मिल रहे हैं। वो उपसभापति हरिवंश से भी मिले हैं, उनकी एक मुलाकात हुई है। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि जो एनडीए की बैठक प्रस्तावित है कथित रूप से उसके अंदर वो शामिल हो सकते हैं। उनसे इतर और अन्य जो छोटे दल हैं बिहार के, उनसे भी भाजपा संपर्क में बताई जा रही है। इसके चलते मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सहयोगी तेजस्वी दोनों नर्वस बताए जाते हैं। सरकार की स्टेबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और 2024 के गणित तो हैं ही। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, बूझने के लिए हमने दावत दी है संतोष सिंह को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, सीनियर असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस अखबार के। आप लगातार बिहार के पॉलिटिकल लीडर्स से मिल रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से हमारे दर्शकों ने भी पढ़े हैं। सर, हम सबसे पहली बात आपसे यही जानना चाहते हैं कि बैठकों के बारे में खूब सारी चर्चाएँ हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद नीतीश कुमार थोड़े से एक्टिव हुए हैं। हम क्रोनोलॉजी में चाहते हैं कि आप इन घटनाओं को एडजस्ट करें, क्या पहले हुआ, क्या बाद में हुआ, क्या वाकई एक नर्वसनेस है महाराष्ट्र में हुआ उसे लेकर बिहार में? 23 की मीटिंग के बाद, 23 की मीटिंग होती है 23 जून, अपोजिशन पार्टी की मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पटना में हुआ जी। उसके बाद से पॉलिटिकल मैसेजिंग का दौर शुरू हो गया। अगर कंट्री का ही लेते हैं आप, और मैसेजिंग नहीं बल्कि मैसेजिंग ही नहीं बल्कि घटनाक्रम का आप जिक्र ऑफ कोर्स कर रहे हैं कि महाराष्ट्र हुआ, एनसीपी का स्प्लिट हुआ, इतनी बड़ी घटना घट गई और पटना और बेंगलुरु के बीच में बहुत कुछ हो रहा है।
तो जनरली ये रूटीन बैठक हुआ करती थी। जेडीयू जनरली नीतीश कुमार अपने रोटेशन पर मिला करते थे अपने एमपी, एमएलए, एमएलसी से। ये एक साइक्लिक मीटिंग होती थी, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि टाइमिंग फिक्स था। तो मुझको लगा कि पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए उन्होंने ये टाइम चुना, और ये पॉलिटिकल मैसेजिंग के आज से नहीं बहुत दिनों से मास्टर्स हैं पॉलिटिकल पोस्टरिंग्स के, पॉलिटिकल मैसेजिंग के। इसी कारण तो इतनी कम जाति आधार के नेता होने के बावजूद भी इतने लंबे समय तक राज कर रहे हैं वो मास्टर। और अभी क्या होता है कि सेल में चले जाते हैं, नहीं बोलना होता है तो लोगों का ओपन इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए उनकी मीटिंग के क्या क्या मैसेज चला गया। एक तो जिन लोगों की मुलाकात जेडीयू के एमपी एमएलए की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, उनकी मुलाकात होती है इनसे। उनको लगता है, सबसे जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, एमएलए एमएलसी से जो बातचीत हुई, तो वो पूछ रहे हैं कि ग्राउंड में आप लोग बताइए कि क्या चल रहा है, आप लोग कुछ बताते नहीं है। क्या चल रहा है मतलब लोग क्या बात कर रहे हैं, बीजेपी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, गठबंधन एकता के बारे में बात क्या कर रहे हैं, 24 के बारे में बात क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बात वो जानने के लिए अपने लोगों से मिले। तो सबको लगा कि चलो, तो होता है कीपिंग योर फ्लॉक टुगेदर। तो पहला मैसेज हुआ अपने आदमी से मिलकर के फ्लॉक को टुगेदर कर दिया। अब उनकी मीटिंग के बाद बीजेपी में घबराहट शुरू हो गई। बीजेपी की स्टेट लेवल के जितने बड़े नेता हैं उनको लगा कि क्या फिर से पलटी मार के फिर तो नहीं आ रहे हैं, और जिनको लगा कि भाई हमारा कद बड़ा हो रहा है, हमको बड़ा रोल मिलेगा, तो फिर हम मिनिमाइज तो नहीं हो जाएंगे। तो उन लोगों में झटपटाहट, उन लोगों ने भी पूछना लोगों से शुरू किया। तो उनको भी एक तरह से कंफ्यूजिंग मैसेज मिले। उनको मैसेज मिले कि भाई आपका गेट, मतलब बीजेपी कहती है कि हम इनको नहीं आने देंगे, लेकिन नहीं आने देने का मतलब वो उल्टा होता है। बीजेपी, नीतीश कुमार इज ऑलवेज ए स्टोरी इन प्रोग्रेस फॉर बीजेपी, इस हिसाब से तो वो मैसेज दे दिया, और उसको जेडीयू ने स्पष्ट भी नहीं किया। तो इस कंफ्यूजन का, चूंकि बीजेपी भी कंफ्यूज रहे, देखिए इनकी नीति रही है टू कीप आरजेडी एंड बीजेपी गेसिंग, दोनों को गेसिंग। और देखिए आरजेडी में घटनाक्रम क्या होता है कि इसी घटना के कुछ पहले बड़े से तबादले, मास स्केल तबादले हुए हेल्थ डिपार्टमेंट में, और वो तबादले इस मीटिंग के बाद अचानक रुक गए। तो उनको लगा कि इंटरप्रेट किया गया कि कुछ नाराजगी है, और इसी कारण से वो तबादले रुक गए। और उसी घटनाक्रम के बाद क्या हो जाता है कि तेजस्वी पर लैंड फॉर जॉब में चार्जशीट हो जाता है। तो जो थोड़ी बहुत भी आरजेडी के जो भी नेता पोस्टरिंग कर रहे थे तेजस्वी के बारे में, किनको मुख्यमंत्री बनाओ, सेंटर के रास्ते में जाओ, तो फिर से आरजेडी बैकफुट में आ गई। तो दूसरा मैसेज हो गया आरजेडी के लिए। अब सुनिए तीसरा मैसेज किसके लिए हुआ। थर्ड मैसेज हुआ कांग्रेस के लिए कि अब सबसे बड़े नेता कौन है अपोजिशन में, शरद पवार हैं। शरद पवार की पार्टी के साथ टूट-फूट होता है, तो नीतीश कुमार ने अपनी अहमियत फिर जताई कि भाई इस अलायंस में हमको आप संयोजक बनाइए या ना बनाइए, हमारी महत्ता बड़ी है। बेंगलुरु के पहले भी या उसके बाद भी मेरी भूमिका हो सकती है। केजरीवाल अभी भी नाराज हैं, और पार्टियों को और जोड़ सकते हैं, तो मतलब कि हमको इंपॉर्टेंस दो। तो कांग्रेस भी उनकी बार्गेनिंग, कांग्रेस को भी दिखाए कि आप अर्जेंसी दिखाइए भाई, टूट शुरू हो गया है और बीजेपी अपने ऑपरेशन में लगी हुई है। तो एक मीटिंग से इतने सारे मैसेज दे दिए। और चौथा खंड आपका रहा हरिवंश जी से मुलाकात। हरिवंश जी ने कंफर्म किया, मीडिया को भी कंफर्म किया कि हमारी मुलाकात हुई है, कि जैसे सब लोगों से मिले तो उससे एक एमपी से मिले। लेकिन चूंकि लास्ट बार हरिवंश जी का नाम दिया था कि 4 नेता, जिसमें कि संजय झा का भी नाम लिया था, हरिवंश जी का नाम लिया था, एक जर्नलिस्ट का नाम लिया था, एक और किसी का नाम था, ये 4 लोग ले जाने वाले साथ में, तो हरिवंश जी का नाम लिया। तो इनका नाम जब भी लिया जाएगा, इनसे मुलाकात जब भी होगी, खास करके इनकी मुलाकात 3, 4, 5 महीने 6 महीने के बाद हुई है। बीच में जो आप प्रकरण है, जो पार्लियामेंट में फंक्शन हुआ, जो जदयू को नाराजगी थी, इनका पक्ष ये था कि भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारा रोल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पार्टी के पद पर नहीं है, हम एक संवैधानिक पद पर हैं, उसके हम जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना पक्ष रखा होगा, लेकिन इसके जो मायने गए, मैसेज ये चला गया कि ये कंडुइट के रूप के काम कर रहे हैं। तो इस मैसेज को डिसऑन कोई नहीं कर रहेगा, जेडीयू की तरफ से कोई डिसऑन नहीं करेगा, न बीजेपी की तरफ से कोई कंफर्मेशन करेगा। और इसी संदेश का, इसी कंफ्यूजन का, इसी मैसेजिंग के कारण से जो लोग गेस करते हैं, यही नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स की खासियत है। और जहां तक रही इस सब चीज का इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन यही है कि अभी ये माकूल समय नीतीश कुमार के लिए नहीं है, ये माकूल समय बीजेपी के लिए हो सकता है।
नीतीश कुमार के लिए तो कतई नहीं। 13 से लेकर के उनकी पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी देखिए, खास करके जब से वो स्प्लिट हुए 13 के बाद से, वो तभी वो स्प्लिट हुए जब उनकी अपनी बार्गेनिंग पावर ज्यादा रही है, न कि वाइस वर्सा। बीजेपी की ज्यादा बार्गेनिंग पावर में वो क्यों जाएंगे? ये मैं मान सकता हूं कि नीतीश कुमार कैन टेक अनदर स्प्लिट, बट नॉट नाउ। 24 इलेक्शन की रिजल्ट के बाद, नॉट नाउ। यस निखिल। सर, हरबंस जी की बात हो रही थी, वो संवैधानिक पद पे हैं, तो उनके पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे वो दिल्ली रहते हैं और राज्यसभा में उपसभापति हैं, तो वो सरकार के भी सांसदों से उनका मिलना जुलना रहता ही है। तो क्या वो भी एक बैक ट्रैक टॉक्स का हिस्सा हो सकते हैं, जो सेंटर से जो भी बातचीत नीतीश की चल रही हो, किसी भी नोट पर? मुझे नहीं लगता है कि एज ऑफ नाउ, जितना मैं उनको समझता हूं, जितना मैं जदयू को समझता हूं, क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूं कि लास्ट बार की जो बातचीत हुई थी, लास्ट बार की बातचीत डायरेक्ट इनकी बातचीत हुई थी। जब इनकी बातचीत होनी होती है ना, तो सीधे बिग मैन से बातचीत होती है। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। बीजेपी के दो बड़े जो नेता हैं, उनसे डायरेक्ट बातचीत होती है। और यहां तक कि पिछली बार तो सुशील मोदी तक कोई पता नहीं था। वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व पूरा निर्णय लेता है, राज्य को बाद में बताया जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई भी, मैं कंप्लीटली पॉलिटिकल पोस्चरिंग के रूप में लेता हूं, चाहे हरिवंश जी से मिलना हो या अपने एमपी एमएलए के साथ उनकी बैठक हो। और अभी ये कंप्लीटली इनके पास समय नहीं है। ये कर करके, ये सारे मैसेज दे करके नीतीश कुमार मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, और मजबूत हुए भी हैं। खास करके तेजस्वी प्रकरण के बाद, उनकी चार्जशीट होने के बाद वो निश्चित रूप से फिर से स्टेट की पॉलिटिक्स में मजबूत हुए हैं। और जिस प्रकार की एनसीपी में टूट हुई है, उसके कारण से राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस उनकी अहमियत पहचानी। सर, आप मैसेजिंग पॉस्चरिंग की बात कर रहे हैं। ये हमारा सवाल जो पिछला था वो था कि क्या केंद्र से किसी तरह की बातचीत चलती है और वहाँ पे वो पॉइंट मैन कौन है, या किसके मार्फत होती है? हम जानना चाहते हैं कि सरकार के भीतर जो राजद और जदयू के बीच में समन्वय है वो अभी कैसा है, क्योंकि सरकार की जब ये कहा जाता है कि एक दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे कोई हो, या गठबंधन के कॉम्पोजिशन के चेंज होने की बात की जाती है, तो आप एक भाषा में उस सरकार की स्टेबिलिटी को ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले दिनों में ये देखने को आया कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और जो एसीएस हैं शिक्षा के पाठक, उनके बीच में बात इतनी बड़ी, एक ब्यूरोक्रेट और एक मंत्री के बीच में, कि दोनों पार्टीज को मतलब टॉप लेवल से इंटरवीन करना पड़ा, नीतीश कुमार को भी, लालू प्रसाद यादव को भी। इसके पीछे की क्या कहानी है सर? आप ज्यादा करीब से इन सारी चीजों को देख रहे हैं। देखिए, आप चंद्रशेखर का, आप शिक्षा मंत्री का बैकग्राउंड जानिए। आप जानते हैं कि रामचरितमानस रो के कारण से काफी वो चर्चा में आए, नेशनल मीडिया और जी नेशनल जो रामचरितमानस के बारे में जो कुछ उसके अंश हैं, जो उन्होंने कहा कि जो कि खास करके वो एक कास्टिस्ट जो बोला कि कास्टिस्ट पोर्शन जो है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट है, उसको हटा देना चाहिए। फिर वो डॉक्टर लोहिया का भी एग्जाम्पल दिया था कि कैसे कहा था कि आप जो कचरा है उसको मतलब छोड़ दो, जो हीरा है उसको अपना लो, उसको अपना लो। उस चीज को एक्सेप्ट किया, अलग अपने तरफ से उन्होंने इंटरप्रेट किया, उससे काफी शिकायत हुई। तो आरजेडी ने उनको पार्टली ऑन किया, पार्टली डिसऑन किया, क्योंकि आप जानते हैं कि कास्ट सेंसस वाली पॉलिटिक्स चल रही है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी की पॉलिटिक्स में जो है वो सूट कर रहा था। तो उसको उनको पूरी तरह से, खास करके जगदानंद सिंह जो उसके स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उसको कंप्लीटली उन्होंने डिसऑन नहीं किया। तो ये भी नहीं कर सकते कि पार्टी से इतर उनकी लाइन थी। तो अब लीजिए इस प्रकरण में, अब के पाठक को एजुकेशन में इसलिए लाया गया कि वो उनकी एक छवि एक मावरिक ब्यूरोक्रेट के रूप में है। इसके पहले भी एजुकेशन के सेक्रेटरी रहे हैं, और प्रोहिबिशन में जो जितने भी स्ट्रिंजेंट लॉ और जो भी अब प्रोहिबिशन के पीछे जो दिमाग है कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए, लॉ होने चाहिए, वो के पाठक का था। भले ही बहुत सारे स्ट्रिंजेंट प्रोविजन को बाद में हटाने पड़े राजनीतिक कारणों से नीतीश कुमार को, ये उनका था। तो यहाँ जब आए तो इन्होंने ही एक तरह से स्टार्टेड होस्ट ऑफ रिफॉर्म्स। आपको कार्यालय में जीन्स पैंट पहन के नहीं आ सकते हैं आप, तो आप स्कूल में इंस्पेक्शन की संख्या बढ़ा दी, और अब क्या बहुत सारे ऐप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ऐप पर, फोन के थ्रू टीचर्स को बताने पड़ रहे हैं कि मध्याह्न भोजन में कितने स्टूडेंट्स आए, आज का टीचर्स का अटेंडेंस क्या रहा, कौन एब्सेंट रहा, इस तरह की चीज किया। यहाँ तक कि जो सफाई वाली एजेंसी थी उसको भी उनको शायद फाइन किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लेटर, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएं तो अब कुछ प्रधानाध्यापकों से मेरी बातचीत हुई स्कूल के, तो उन्होंने बोला कि कम से कम 10 या 12 पत्र के पाठक के बनने के बाद निर्गत हुए। इसके कारण से क्या हुआ
कि एक मिनिस्टर का जो पोजीशन था ना, उनको लगा कि मेरा पोजीशन थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है, हाँ डाइल्यूट हो रहा है, और हमको कॉन्फिडेंस में लेकर के ये नहीं कर रहे हैं। अब उनको अपने से तो वो कर नहीं सकते थे संवाद डायरेक्ट, तो उन्होंने अपने आप सचिव वाय को लगा दिया, डॉक्टर कृष्णानंद यादव को। अब कृष्णानंद यादव ने पत्र तो लिख दिया, उन्होंने अपना नाम नीचे नहीं डाला, उन्होंने मंत्री कोषांग लिख दिया, शिक्षा मंत्री कोषांग लिख दिया, लेकिन स्पष्ट है किसने बोला। और जिस प्रकार का लंबा दो पेज का पत्र लिखा, और उस पत्र के जो लबोलुआब थे कि आप मीडिया में आप बहुत चर्चा में रहते हैं, उसके लिए आईपीआरडी डिपार्टमेंट है, मतलब अभिनेता की तरफ, रॉबिन हुड की तरफ ये इमेज बनाने की कोशिश हो रही है, बहुत तरह के अंश थे। और उससे भी जो है सख्त लहजे में उनका जवाब आया। वो भी एसीएस ने नहीं लिखा, उन्होंने अपने जूनियर पदाधिकारी से लिखवाया इनको, कृष्णानंद यादव को। तो उन्होंने कहा कि एक तो आप सचिव वाय हैं, आप इंटाइटल्ड नहीं, ऑथोराइज नहीं है हमारे अधिकारी से बात करने के लिए, और उनका प्रवेश वर्जित करवा दिया। और ये भी बताया मजाक के रूप में कि आप जो डॉक्टर लगाते हैं, ये डॉक्टर कैसे लगाते हैं उसका सबूत दें, कहां आप प्राध्यापक रहे हैं। तो वॉर ऑफ वर्ड्स आउट इन द ओपन हो गया। तो ये 2 पत्र तब मीडिया में बाहर आए, जबकि वो 3-4 पत्र और इसके पहले लिख चुके थे। तो ये ज्यादा सेंसिटिव मामला हो गया। तब अब इनको लगा कि भाई मैं मंत्री यहाँ हूं, अब मीडिया सारा उधर घूम रही है, मैं खुद जाना जाता हूं मीडिया से भी होने के लिए। तो कहीं न कहीं एक तरह से ईगो टसल हो गया दोनों के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश। लेकिन के पाठक हैं, वो जाने जाते हैं इन सब चीजों के लिए, उन्होंने खुद तो मीडिया में नहीं आए। तब जाकर के चंद्रशेखर मिले जाकर के लालू जी से मुलाकात के बाद हो सकता है लालू जी ने कहा होगा कि इसको इंटरवीन किया जाए इस मामले में। तो नीतीश कुमार ने कल दोनों को बुलाया। अब मुझे ये पता नहीं है कि दोनों के एक साथ बैठक की, अलग अलग की, लेकिन दोनों कंफर्म रूप से मिले हैं। और उसके बाद से आज ये हुआ कि भाई आप मिलजुल करके काम कीजिए। लेकिन इसके पीछे ये था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि पहली बार जेडीयू ने आरजेडी को दिया है, एक तरह से उनको कहीं ना कहीं मैसेज दिया है कि चीजें हमारे हिसाब से चलेगी, जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। और खास करके जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क देकर के ही आप ये चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री न्यूज में रहे, उससे नहीं चलेगा। और बहुत सारे जो रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं वो वेल मीनिंग रिफॉर्म्स हैं, वो होने चाहिए। खास करके अटेंडेंस के लेके, टीचर्स उपस्थित नहीं होते थे, या मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता की कमी रहती थी, 1-2 को अगर छोड़ दें तो वो सही हैं। और उसमें राजद के भी एक नेता ने कहा, जिसको मान के वो हेड हैं सुनील कुमार सिंह ने, कि भाई वो तो पूरे डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए उनको लगाया गया है। सर थोड़ी बहुत दोनों के बीच में पोस्टरिंग हुई, जेडीयू और आरजेडी दोनों एलआई के बीच में हुई पोस्टरिंग पोजीशन के लिए। लेकिन आप जहां तक समन्वय की बात है, अब मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब आरजेडी थोड़ी सी बैकफुट पर आ गई है। अगर 3 जुलाई का अगर लालू जी का स्पीच आप देखेंगे, जब मुख्यमंत्री की किताब का विमोचन होता है, मुख्यमंत्री अंतरंग मित्रों की नजर में, जो उदयकांत ने लिखा है, नीतीश कुमार के 3-4 करीब दोस्तों में से एक मित्र हैं, तो उन्होंने जो लिखा, तो कितनी प्रशंसा की लालू जी ने कि कैसे मतलब दलित को, एबीसी को, पिछड़ों को नीतीश कुमार ने जोड़ा। अभी हाल फिलहाल के दिनों में नीतीश कुमार की इतनी प्रशंसा लालू प्रसाद ने कभी नहीं की थी। तो इन सब से लगता है कि अभी कुछ नहीं होने वाला है इस चीज में, और ये थोड़ा बहुत चलेगा ऊपर नीचे, इसीलिए कि ऑल सेड एंड डन आरजेडी सीनियर पार्टनर है। तो वो इन टर्म्स ऑफ से मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग और भी कोई अलग तरह की पोस्टिंग होती है, तो वहां अपना पोजीशन असर्ट करेगी। ठीक बात, वो करती है। जी सर, जैसे आपने बताया कि ये तो एक नेता और एक अधिकारी के बीच का थोड़ा, आप जिसको रॉ भाषा में कहते हैं, ईगो टसल था, और उसको सॉर्ट आउट भी करा लिया गया। समन्वय की ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हमें जानना चाह रहे हैं कि एक इसमें मुद्दा आया था कि उसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म किया गया। और जैसे बिहार को हम जान रहे हैं कि बिहार में माइग्रेशन एक प्रॉब्लम इसीलिए तो है कि बिहार में लोगों को मौके मिल नहीं पाते हैं, और वहाँ पे इसको क्वेश्चन भी किया गया कि अब यहाँ अगर आपने मूल निवासी की बाध्यता को ख़त्म कर दिया तो फिर बाहर के लोग भी आकर के करेंगे। मतलब मैं इस नेटिविस्ट मतलब सेंटिमेंट का समर्थक नहीं हूँ, बस ये जानना चाहते हैं कि इस चीज़ को लेकर के लोग क्या सोचते हैं। एक क्रिस्प कॉमेंट चाह रहे हैं हम। हाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा बैकग्राउंड इसका बता देता हूँ। 2020 तक ये लागू था डोमिसाइल जी। अगर आप देखिए, जो जितने भी इसके पहले से जितने भी हुए अपॉइंटमेंट ये लागू थे। ये 20 में लागू तब हुए जबकि तेजस्वी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, बाद में इसके जवाब में नीतीश कुमार ने कहा 19 लाख देंगे। तो उसी क्रम में हमको लगता है कि ये रूल्स लाया गया कि डोमिसाइल लाया गया जी।
अचानक मतलब कि इस पूरे सिलसिले में जो कि सब कुछ प्रक्रिया चल रही है उसके बीच में ये अमेंडमेंट आता है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, जो कि हैं कि इनको पर्याप्त एप्लीकेशन नहीं आए। पहली बार बीपीएससी कर रही है, निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस है, और दूसरी बात आप में उसको एक्स्ट्रापोलेट अगर कीजिए तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार का जो नेशनल एम्बिशन है उस हिसाब से इन्होंने रीच आउट करने की, नेशनल ऑडियंस को रीच आउट करने की कोशिश की, जो कि अशोक चौधरी ने कहा भी कि हम अगर दूसरे जगह के बच्चों को नहीं इन्वाइट करेंगे, तरजीह नहीं देंगे, तो हमारे बच्चे जो हर एक स्टेट में जाते हैं तो उनको कौन तरजीह देगा, तो उनको मौका कैसे मिलेगा। तो वो ये था, मेन कारण ये था। और अंदर की बात ये थी कि एप्लीकेशंस कम आ रहे थे, और एक निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करने, जो कि पहली बार शिक्षक की परीक्षा में हुआ है, तो थोड़ी से अभ्यर्थियों में एक डर तो है। और जो शिक्षा मंत्री ने जो लॉजिक दिया वो लॉजिक सही नहीं था कि हमारे मैथ और साइंस के टीचर नहीं मिलते, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी स्कूल के पोजीशंस पर ही बाहर के लोग दे सकते हैं, क्योंकि मध्य तो है नहीं, मध्य 6 से 8 हो गया, माध्यमिक हो गया 9 से 10 हो गया, तो उसमें माध्यमिक के लिए STT सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए, जो बिहार में पास होने से ही आप उसके लायक हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये बात थी। सर, अंतिम प्रश्न हमारा चिराग पासवान को लेकर है, जिसमें हमारे दर्शकों की भी दिलचस्पी ज़्यादा है। आपने अभी कुछ दिन पहले चिराग से बात की है और वो इंटरव्यू भी छपा है इंडियन एक्सप्रेस में। हम जानना चाह रहे हैं सर कि चिराग पासवान को लेकर के समझ नहीं आ रहा है ना, वो बहुत लंबे समय से एक एट एन आर्म्स लेंथ, वहाँ उतनी दूरी से उनका इश्क नज़र आता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछले चुनाव में हमने देखा कि उन्होंने वहाँ हिट किया जहाँ बीजेपी चाहती है, लेकिन अभी वो उस तरह से सरकार में है नहीं। उनके चाचा पशुपति पारस हैं। सुनने को ये मिल रहा है कि पशुपति पारस के पास जो पैकेज है, जो अभी जो समझ पैदा हुई है दोनों पार्टीज के बीच में उस फैक्शन में, वही डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान भी अपने लिए। तो अब वो इधर और वाली कहानी हुई कि या तो पशुपति पारस रह पाएंगे या तो चिराग पासवान रह पाएंगे। ऐसी अटकल भी है कि अगर 18 जुलाई को वाकई बैठक होती है एनडीए की, तो उसमें सुखबीर बादल के अलावा चिराग पासवान को भी दावत दी जाएगी। आपकी क्या जानकारी है सर, और आपकी जो बात हुई उससे आपको क्या आपका आकलन निकल के आया? देखिए, बैठक की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो चिराग से मैं मिलने के बाद जो मैं समझ पाया, जो मैं जान पाया, मैं इतना कह सकता हूं कि एनडीए से उनकी बीजेपी से बैठक 2-3 बार हो चुकी है। उन्होंने कहा है ऑफ एंड हमारी मुलाकात होती रहती है। और एक चीज और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरे चाचा से वो पैचअप नहीं हो सकता है। चाचा ने भी असंभव बोल दिया, इन्होंने भी कहा कि पॉसिबल नहीं है, घर के बुजुर्ग ही निर्णय लेते हैं, वो निर्णय ले चुके हैं। और इन्होंने एक चीज और ऐड किया कि वो कहते हैं कि हमारे साथ 5 MP हैं, उनमें से कई कम से कम 3 तो जरूर, न चाचा और उनके चचेरे भाई और चाचा के छोड़ करके 3 लोग से संपर्क में हैं, और इनकी पार्टी के सिंबल LJP रामविलास से लड़ेंगे। फिर मैंने एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा कि हाजीपुर का क्या होगा। रामविलास पासवान का एक होम टर्फ माना जाता रहा है, कितनी बार उन्होंने उस चीज को रिप्रेजेंट किया, क्या आपकी मां लड़ सकती हैं इरना पासवान? तो उन्होंने कहा कि आई वुड लव टू, दैट वाज द एग्जैक्ट वर्ड ही सेड, आई वुड लव टू, कि मेरे पिताजी जब जीवित थे 19 में फर्स्ट चॉइस मेरी माँ ही थी, बट दैट टाइम शी सेड कि अब वो कहती है कि तब नहीं लड़े तो अब क्यों नहीं, बट ही हैज नॉट गिवन अप। उसने, चिराग ने ये स्पष्ट कर दिया कि हाजीपुर तो लड़ेंगे हम। वो स्पष्ट था कि अब मैं लड़ूं, ये मेरी मां लड़ी, हाजीपुर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। LJP आर का सिंबल हाजीपुर में रहेगा। अब रही कि चिराग के पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी की बात, मुझे लगता है कि रामविलास पासवान की जो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है वो ट्रांसफर कहीं ना कहीं मुझे होती हुई दिख रही है। चिराग पासवान द काइंड ऑफ क्राउड ही गेट्स। और एक चीज अच्छा किया जो कि पिताजी के लाइफ टाइम में ये नहीं किया करते थे, दिल्ली ज्यादा रहते थे, अब ये कंप्लीटली बिहार बेस्ड हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अच्छा क्राउड मिल रहा है। जब भी कोई इलेक्शन नहीं है तो क्राउड का ट्रैक्शन है, और न सिर्फ दलित ही नहीं है, और भी तरह की अच्छा सोशल कंपोजिशन इनके पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चीज सेंस कर रही है कि पॉलिटिकल कैपिटल तो इसके पास है। कैन पशुपति पारस बी ए बैगेज, पॉलिटिकल बैगेज? ये बीजेपी को संशय है, अभी तो नंबर है, बट कैन ही गेट दैट नंबर? और चिराग ने ये भी ऐड किया कि बीजेपी की तरफ से हमको मर्जर का कुछ नहीं है। तो मुझको लगता है कि जहां तक मेरा पॉलिटिकल सेंस है, बीजेपी कैन डू अवे विथ पशुपति कुमार पारस एंड प्रेफर चिराग पासवान।
हाँ, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मतलब हम तो कम जानते हैं, जो बिहार में क्लोज हैं उनका ऐसा मत है कि जो रिजल्ट मतलब अभी पशुपति पारस के पास में है, जो नंबर्स हैं वो पासवान सीनियर जब थे इस दुनिया में, वो उस समय की बात है। अब अगर वो पशुपति पारस के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, माफ़ कीजिए, तो शायद वो हो सकता है कि वो उस तरह का रिजल्ट रिपीट ना भी हो। तो क्या बीजेपी भी इसी तरह सोचती है? मुझे लगता है बीजेपी इसी तरह से सोचती है। अगर मान लीजिए कि आगे कोई मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, अगर एनडीए की बैठक में या फिर ऐसे भी बुलाया जाता है, कोई पोजीशन प्रॉमिस की गई है उनसे? मतलब क्या आपने उनसे पूछा कि मंत्री बनना चाहते हैं? हाँ, पूछा बोला कि मेरी हाल फिलहाल उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारी ऑफ एंड ऑन मुलाकात इस पर होती रही है, बातचीत अलायंस के बारे में, एंड ही सजेस्टेड कि जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। देन ही आस्क्ड हिम द क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आप भी पूछना चाहेंगे, कि मान लीजिए कि नीतीश कुमार का एक और यू टर्न होता है तो आपका क्या पक्ष होगा? तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए, एक तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, नंबर 2, लेकिन मेरा आंसर भी हाइपोथेटिकल है। वो हाइपोथेटिकल आंसर ये है कि बीजेपी को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि नीतीश कुमार चाहिए कि और जो 2-3 पार्टियां हैं वो चाहिए, 4 चाहिए या 1 चाहिए, ये निर्णय लेना पड़ेगा। जो नीतीश कुमार के साथ जिनको छोड़ के आए हैं, क्या उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, इंक्लूडिंग मी, दैट वाज हिज वर्ड, कि मुझको भी काउंट कर लीजिए। तो मतलब ही सजेस्टेड कि भाई अगर बीजेपी अगर कुछ अदरवाइज करती है तो पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन बिहार में फिर से रिविजिट हो सकते हैं। तो एक तरह से ये चिराग का कैविएट था बीजेपी के लिए, और दैट सेड ये अपना फील्ड में घूम रहे हैं, तभी तो इनकी बार्गेनिंग का पता चलेगा। अगर कंपैरिजन करें तो पशुपति पारस को तो मैं नहीं देख रहा हूँ फील्ड में घूमते हुए और इस तरह का क्राउड पाते हुए, ताकि कोई एज ए रिपोर्टर मुझे सेंस मिले कि जो कि उनके बड़े भाई का एक पॉलिटिकल कैपिटल था, कहीं न कहीं उनके पास भी आता है, वो मैं नहीं देख रहा हूं। तो बीजेपी इस चीज को सेंस कर रही होगी, खास करके दलित लीडर का जो बिहार में स्पेस है। आप अगर देखेंगे रामविलास पासवान की पार्टी का, तो 2005 से 12% वोट से लेकर के 5, 6, 7, 8 इस रेंज में घूमता रहा है। 5%, 5.5% से कभी कम नहीं हुआ है। तो वो देख सकती है कि आप देखिए 2020 में भी चिराग ने एक ही सीट जीता, लेकिन चिराग और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दोनों मिलकर के रिस्पॉन्सिबल थे नीतीश कुमार को नंबर 3 पार्टी बनाने के लिए। तो उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा कि आपको नंबर 2 रनर अप रहते हुए कितनी नंबर्स आए थे। तो उस हिसाब से चिराग ने बहुत सीटों पर अच्छा किया था। उस चीज से बीजेपी अनभिज्ञ नहीं है, वो जान रही है। तो पॉलिटिकल, आप जैसे कि 6 पार्टियों का अलायंस है ग्रैंड अलायंस के पास या महागठबंधन के पास, तो वो भी चाहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा अलायंस हो जो कि जिसका सोशल कॉम्बिनेशन ठीक ठाक बन पाए, जिसमें कि चिराग हो, मल्ला हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो। तो ये सब मिलाकर के एक बढ़िया सा एक, जो अरुण जेटली कहा करते थे कि रेनबो कंपोजिशन या रेनबो कोलिशन बोला करते थे, वो बन पाए, ताकि आप नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का जो एक अभी तक दिखता है कि फॉर्मिडेबल अलायंस है, इसको आप चुनौती दे सकें, कहीं न कहीं बराबरी का मुकाबला जो कि अभी तक दिख नहीं रहा है, बना सकें। अच्छा सर, ये बताइए, मतलब जैसे आपने बहुत ही स्पष्ट भाषा में संकेत कर दिया हमारे दर्शकों के लिए कि अगर नीतीश कुमार किसी से बात करते हैं दिल्ली में तो वो कौन है, 2 लोग हैं, उन्हीं में बात होती है। चिराग ने ऐसे कोई संकेत आपको दिया कि उनकी मुलाकात किससे होती है? नीतीश तो बहुत सीनियर है, उनकी पहुंच भी वहां तक है, चिराग के लिए पॉइंट मैन कौन है? नहीं, चिराग डायरेक्ट मिलते हैं। अच्छा, मिलते हैं। चिराग की बातचीत जेपी नड्डा से होती है बातचीत, और यदा कदा मुझे लगता है कि अमित शाह जी से भी होती है। अच्छा, इनकी बातचीत होती है, ऐसी नहीं कि बातचीत मुलाकात होती है कि नहीं होती है, इन दोनों की बातचीत डायरेक्ट बातचीत होती है। अब देखिए, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी में अब देखिए जो लेटर आया था प्रधानमंत्री का, बहुत ही एकदम इमोशनल लेटर लिखा था रामविलास पासवान के लिए। तो वो बीजेपी कहीं ना कहीं रीच आउट करने की कोशिश, जो उस बीच में उनको यूज किया एलजेपी को, बाद में पारस को बनवा दिया, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का प्रयास होता है कि इसको तोड़ो, कमजोर करो, लेकिन बाद में गिव अप नहीं किया कि इसको छोड़ दो, इसको डंप कर दो हमेशा के लिए। तो ये चिराग ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है, एक ऐसा एलाय है जिसको बीजेपी कल्टीवेट करती रही, इसको कभी। और चिराग के जहां तक है उसके व्यक्तिगत रिलेशन, चिराग के तेजस्वी से भी अच्छे रिलेशनशिप हैं, 2 यंग लीडर्स हैं, दोनों की व्हाट्सएप पर बातचीत होती है। एक्सेप्ट किया था, इस बार तो नहीं, पहले बार बोला कि हाँ हमारी बातचीत होती है। तो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमी थोड़ी होता है। तो
वो अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि ये एनडीए का अलायंस अब डिक्लेयर हो जाए, बहुत ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मतलब आदमी, इसीलिए आजकल आप चिराग और उनकी बात कर रहे हैं तेजस्वी की, बहुत सारे लोग डरने लगे हैं कॉल कहीं रिकॉर्ड तो नहीं होता है। बहुत लोग व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ रिकॉर्ड होता नहीं होता, मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारी तकनीक चाहिए आपको। अंतिम एक छोटा कमेंट हमको चाहिए सर। आपने कहा कि चिराग से जब आपकी बात हुई तब उन्होंने कहा कि ये तो कॉल लिया जाए कि आपको एक चाहिए या 4-5 चाहिए, जिसमें मैं भी हूँ, ये चिराग का कहना था। लेकिन बीजेपी ये प्रयास करते दिख भी रही है। हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले सुमन मांझी की सुरक्षा बढ़ी है, उससे पहले अन्य नेताओं की सुरक्षा बढ़ी। आप ही ने नेता नगरी में हमारे दर्शकों को बताया था। और जो विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी हैं, वो अब बंगला भी अपना छोड़ चुके हैं, वो डिस्टेंस कर रहे हैं खुद को जदयू राजद या महागठबंधन की पॉलिटिक्स से। एक तरह का हिंट है कि वो उनसे दूर हैं तो फिर किनके पास हैं, बीजेपी ऑब्वियसली। तो क्या ये जो छोटी पार्टियों का समुच्चय बीजेपी खड़ा करना चाह रही है, बरक्स, जदयू, राजद, इसमें आपको अभी कितना दम नजर आ रहा है? नहीं, इन तीनों के नेताओं से अगर जब बात करें ना, तो सब लोग कहते हैं कि हमारी एनडीए से बातचीत हो रही है। मेरी उपेंद्र कुशवाहा से भी लगभग हमको लगता है 15-20 दिन पहले भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी हिंट किया कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जी। और वीआईपी के एक नेता से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है, जस्ट फॉर्मेलिटी है। और चिराग ने भी वो हिंट दिया। तो ये 3 पार्टियां हैं और हम तो एनडीए में शामिल हो ही गए हैं, उन्होंने घोषित ही कर दिया। तो मोरलेस ये अब बात ये होगी कि कितना सीट कंसीड करेगा। अब बात अटक रही होगी बात सीट्स पर। 30-10 का फार्मूला दोनों के लिए है कि 30 अपने पास रहो, 10 में सब बांटो, भाई महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। अब उस 30 से 28 पर कोई उतरने के लिए तैयार है कि नहीं है, बात यही होगी। सब कोई अब 3 मांगेंगे तो 2 मिलेगा, इसी तरह से सब क्लेम करेंगे, सब अपने आप को समझेंगे कि मैं बड़ा कि कौन बड़ा है, तो या बराबरी का ट्रीटमेंट मिले। और ये जो चार्जशीट में तेजस्वी का सर नाम आया है, उसके बाद में राजद के खेमे के अंदर किस तरह की गतिविधि है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करने की सोच रहे हैं ग्राउंड पे, और जो बाकी लीगल रिकोर्स और अन्य माध्यम होते हैं केंद्र से संपर्क करने के, उनसे आपकी क्या जानकारी है सर? थोड़ी बहुत घबराहट जरूर है, लेकिन चूंकि उनको लगता है कि लीगल ओपिनियन लेने के बाद कि इस प्रकरण में जो मुख्य अभियुक्त हैं लालू जी रेगुलर बेल पर हैं, तो उस हिसाब से इनको भी बेल मिल जाना चाहिए। लेकिन फिर दूसरे कुछ पक्ष लोग कहते हैं कि पीएमएलए का मामला है, उसमें पता नहीं कुछ और स्ट्रिंजेंट प्रोविजन हो। तो ऑफ कोर्स लाख लालू जी कहीं उखाड़ फेंकेंगे। परेशान तो हैं, अंदर में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का माहौल है, थोड़ी सी घबराहट जरूर है। दे आर बाइडिंग देयर टाइम एंड टेकिंग लीगल ओपिनियन, बट दे आर कीपिंग ब्रेव फ्रंट, जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वो बने, जो आप लालू जी के लैंग्वेज से लग रहा हो, ताकि स्थापना दिवस में या फिर उसके एक दिन बाद दिल्ली जाने के पूर्व उन्होंने कहा कि हम उनसे डरने वाले, इन सब चीजों से डरने वाले नहीं, ये सब चीज होता रहा है, बट एट द सेम टाइम दे आर आल्सो टेकिंग गुड लीगल ओपिनियन। ठीक बात है सर। हम बिहार पे आपसे बात करते रहेंगे, हमारे दर्शक आपसे मिलते रहेंगे, क्योंकि जैसा आपने बताया बिहार की जो पॉलिटिकल वाइब्रेंस है उस पे मतलब आप जितना उसको समझो उतना कम है। बिहार मतलब सबसे बड़ा स्टेट नहीं है मतलब अपने हमारे देश का, लेकिन जितना वहाँ पे पॉलिटिकल वैरायटी है पार्टीज़ का, और जितना वहाँ के समाज में वैरायटी है, उसको जितना समझो उतना कम है। हम दोबारा आपसे वक्त लेंगे सर जब दोबारा बिहार की बात होगी। आज आपने वक्त दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। बिहार की बात यहाँ पूरी हुई, चलते हैं नेता नगरी के अगले सत्र में। स्वागत है आपका नेता नगरी के अंतिम सत्र में, जिसे हम कहते हैं फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह में इस बार हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, 2 ऑफरिंग्स हैं। एक टेक्स्ट डिलाइट है, एक विजुअल डिलाइट है। टेक्स्ट डिलाइट यानी एक में आपको मिलेगा पढ़ने का सुख और एक में है सुंदर तस्वीरों का कलेक्शन। टेक्स्ट डिलाइट में हमारे पास है राजकमल प्रकाशन से आई ताज़ा किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से। इसे लिखा है उदयकांत ने। 760 पन्नों में छपी बिहार की लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर की इस बायोग्राफी में उनकी आपकी पूरी लाइफ जर्नी जान सकते हैं, एकदम एनेक्डोटल वे में। बहुत सारे किस्से हैं। मसलन एक किस्सा है कि कॉलेज के दिनों में गंभीर फिल्में देखते समय नीतीश उनमें पूरी तरह डूब जाते थे, खो जाते थे, और बीच में कोई सीटी बजा देता अगर हॉल में तो वो बिफर जाते थे। इमोशनल सीन्स आते थे तो उन्हें रोना भी आ जाता था, लेकिन पूरी फिल्म देखने के बाद वो मूवी के उस इमोशनल सीन को थोड़ी ही देर में भूलकर उस आम आदमी की वजह से बहुत खुश हुए होते कि देखो हम सब कभी ना कभी ऐसे ही जीतेंगे।
और भी बातें हैं, मसलन कैसे वो पहले एयरफोर्स के एग्ज़ाम में विफल रहे, फिर रोज़गार के दूसरे विकल्पों को उन्होंने ठुकराया, चुनावी राजनीति में कैसे उतरे। बाकी आप जल्द ही इस पर बुक्स रिलेटेड हमारे किताबी बातों वाले शो में इससे जुड़ा एक एपिसोड देखेंगे, जिससे करते हैं हमारे साथी दीपक तेंगुरिया। उन्हीं के हवाले से दूसरा ऑफरिंग जो हमारा है, जो विजुअल डिलाइट है, उसमें हमारे पास एक किताब है जिसे रोली बुक्स ने छापा है, इंसर्जेंसी एंड द आर्टिस्ट, द आर्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। इसमें आपको भारत की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी तस्वीरों का ज़ख़ीरा मिला है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पे। दीपक ने इसको डॉग ईयर किया तो था, मिल गया। तो बहुत सारी टचिंग इमेजेस है जिसमें भारत माता गांधी जी को गोद में लिए हुए हैं, जिनमें उन्हें गोली लगी है, और लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का किस्सा है, उनकी वो तस्वीर है। अमेरिका में अखबार में उनके बारे में क्या छपा, अखबार की कटिंग उसमें लगी हुई है, हम आपको यहाँ दिखा भी दे रहे हैं। और मंगल पांडे की फांसी का जो ऑफिशियल ऑर्डर था उसका डॉक्यूमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने और आपने जिनसे सुनी हैं, उनसे जुड़े रेयर डॉक्यूमेंट्स का इसमें आपको कंपाइलेशन मिलेगा। दोनों तरह से पढ़ने के लिए आप कुछ चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस लिखे हुए हैं, तस्वीरें तो हैं, कॉफ़ी टेबल की तरह की चीज़ है। अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद हैं तो आप इस बुक को भी ख़रीदना कंसिडर कर सकते हैं। इसी नोट पे नेता नगरी की ये किस्त यहाँ पे कंक्लूड होती है। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं विदा। अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप।